हेलो बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है? स्क्रीन सबको विजिबल बेटा? यस सर, यस सर। ओके। यस सर। लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था हेलोजन फैमिली में क्लोरीन बचा हुआ, क्लोरीन हो गया था। HCl का स्टडी करना है, तो प्रिपरेशन ऑफ HCl। तो HCl कैसे बनाओगे? सॉल्ट ले लो, ठीक है, कोई भी क्लोराइड सॉल्ट ले लो। जैसे यहाँ पे क्या लिया है, NaCl लिया गया, और यहाँ पर भी NaCl है, ठीक है। उसको एसिड से ट्रीट कर दो। तो यहाँ पर H2SO4 एसिड एसिड है। सेकेंड स्टेप में देखो, यहाँ पर क्या है, NaHSO4। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर एक एसिडिक प्रोटॉन दिख रहा है। तो दोनों ही केस में, ठीक है, HCl बनेगा, फर्स्ट स्टेप में सेकेंड स्टेप में। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों रेशनल को ऐड करोगे तो यहाँ पर NaHSO4 कट जाएगा। तो 2 मोल HCl 1 मोल H2SO4 से रेट करेगा, ठीक है। तो एसिड को सॉल्ट से रेट कराओगे तो यहाँ पर जो तुमने एसिड लिया है H2SO4 स्ट्रॉन्गर एसिड लिया है, तो स्ट्रॉन्गर एसिड को सॉल्ट से रेट कराओगे HCl बनेगा। तो एक बेसिक सा प्रिंसिपल है, यही एक मेथड दिया गया एनसीईआरटी में, इतना ही पढ़ना तुम्हें, ठीक है। आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे ध्यान ध्यान से। यहाँ पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो HCl है दिया गया है, इट इज कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस। तो ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तुम लोगों ने लैब में देखा होगा, जो HCl हो वो एक्वस सोल्यूशन में दिया रहा है, मतलब HCl को वाटर में डिजॉल्व किया रहता है, ठीक है। तो HCl एक्चुअली गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, गैस होता है HCl। इट इज इजीली लिक्विफाइड टू ए कलरलेस लिक्विड, boiling point 189 Kelvin and freezes to a white crystalline solid, freezing point 159 Kelvin. It is extremely soluble in water. Its aqueous solution is called hydrochloric acid. केमिकल प्रॉपर्टी, तो केमिकल प्रॉपर्टी एसिड है तो एसिड बेस से रेड करेगा, अमोनिया एसिड से रेड करके अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। अमोनियम क्लोराइड व्हाइट फ्यूम होता है, जब उसको सॉलिडिफाई करोगे तो व्हाइट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नौसादर भी हिंदी में बोलते हैं इसको, अमोनियम क्लोराइड। when 3 part of concentrated HCl and 1 part of concentrated HNO3 are mixed, aqua regia is formed, which is used for dissolving noble metals, for example gold, platinum। तो यहाँ पर देखोगे, चाहे गोल्ड हो चाहे प्लेटिनम हो, ठीक है, दोनों क्या हो रहा है बेटा, इससे रेट कर रहा है Cl माइनस से, है ना। और यहाँ पर गोल्ड क्लोराइड और प्लेटिनम क्लोराइड बना रहा है, ठीक है। तो जो गोल्ड है, गोल्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर दिख रहा है बेटा 4 होगा, और प्लेटिनम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। मतलब ये दोनों ही जो कॉम्प्लेक्स है वो टेट्रा, कौन सा होगा, टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा? बताओ तुम, बताओ बेटा। सर PtCl4 नेगेटिव। हाँ, Pt और AuCl4 निगेटिव। सर स्ट्रक्चर क्या एक होगा? सेकेंड। इसको सर मैंने, टेट्राहेड्रल। गलत है आंसर बेटा। मैंने बताया था कि जब प्लेटिनम या गोल्ड क्लोराइड हो, प्लेटिनम +3 और गोल्ड +3, ठीक है। यहाँ पर गोल्ड देखोगे प्लेटिनम +3 में है, और यहाँ पर गोल्ड भी +3 में है। तो गोल्ड और प्लेटिनम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो अगर 4 क्वाड्रेंट नंबर तो स्क्वायर प्लेनर होगा, तो ये भी गोल्ड भी और प्लेटिनम भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। टेट्राहेड्रल नहीं, याद रखो, गोल्ड प्लेटिनम, ठीक है। अगर +2 या +3 में हो, क्वाड्रेंट नंबर अगर 4 है इन लोगों का, कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर हो, अगर क्वाड्रेंट नंबर 4 है तो स्क्वायर प्लेनर ये बनाएगा, ये लो स्पिन होगा, यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाएगा, DsP2 या फिर D2sP3 हाइब्रिडेशन होगा यहाँ, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ये दोनों। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड प्रॉपर्टी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिकम्पोजेस सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड, फॉर एग्जांपल कार्बोनेट्स, हाइड्रोकार्बोनेट्स, सल्फाइड्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर Na2CO3 है, जिसको रेट कराओगे Cl से, क्या बना लेगा, ये बनाएगा NaCl। Na2S का जो Na2CO3 है ये बेसिक सॉल्ट होता है, ठीक है। तो बेस एसिड से रेट करेगा तो ये रिएक्शन होगा। तो ये काफ़ी क्लियर एग्जांपल दिया गया है। Na2CO3 से रेट करा होगा तो यहाँ क्या बनेगा, H2SO3 बनाएगा। जो सोडियम है, सोडियम, यहाँ पर जो सोडियम है,
सोडियम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके H2SO3 बना लेगा, और जो H2SO3 है ये अनस्टेबल होता है, H2 और SO2 में ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर देखोगे तो जो Na2 है, Na2 H2 से रिप्लेस हो जाएगा, बन जाएगा H2CO3, और H2CO3 अनस्टेबल एसिड है तो ये टूट जाएगा H2O और CO2 में, ठीक है, H2 और CO2 में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और NaHCO3 है तो यहाँ पर अभी भी एक सोडियम बचा हुआ है, तो एक सोडियम क्या हुआ H+ से रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पर NaCl और CO3 बन जाएगा, ठीक है। यूजेस manufacture of chlorine, ammonium chloride and glucose from corn starch, or extracting glue from bones and purifying bone back in medicine as a laboratory reagent। आ जाते हैं नोबल गैसेस पे बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस सर, स्क्रीनशॉट कर लो। आ जाओ नोबल गैस में, देखो क्या क्या पढ़ना है। नोबल गैस में कितने भी एलिमेंट्स में मालूम है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लोज सेल कॉन्फ़िगरेशन होगा। केमिकल प्रॉपर्टी इनर्ट होगा, यहाँ पर डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन इजिली, द इनर्टनेस इज ड्यू टू हैविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज कंप्लीट ऑक्टेट, हैविंग हाई आयनेशन एनर्जी, हैविंग वेरी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसलिए केमिकली इनर्ट होता है। तो इसमें कुछ खास नहीं बताने के लिए। आगे आते हैं प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स का स्टडी पढ़ना है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में पूछता है। बस 3 कंपाउंड यहाँ पर बनता है, ठीक है, जेनॉन फ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। तो ये तीनों कंपाउंड का प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी तुम्हें देखना, प्रॉपर्टी में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो बस इसको याद रखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो जेनॉन रिएक्ट क्यों करता है बेटा, पहले तो ये जान लो, जो इनर्ट गैस तो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर तुम टॉप टू बॉटम जाओगे, पहला एलिमेंट हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा बेटा, क्रिप्टॉन आएगा। क्रिप्टॉन के बाद नीचे यहाँ पर जाओगे तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फिफ्थ पीरियड में जेनॉन है, तो जेनॉन जाकर रिएक्ट कर रहा है, वो भी जेनॉन देखोगे सबसे रिएक्ट नहीं करेगा, ये केवल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या तो फ्लोरीन से रिएक्ट करेगा या तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तुम देखोगे जो जेनॉन है ना, जेनॉन का जो ऑक्टेट हो कंप्लीट है, तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये इजीली किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, इनर्ट रहेगा, ठीक है, जिसे कोई जरूरत नहीं है बॉन्ड बनाने का। लेकिन जो फ्लोरीन है बेटा, फ्लोरीन तो इनर्ट नहीं है, ये तो रिएक्टिव है। फ्लोरीन क्यों रिएक्टिव है, क्योंकि एक तो पहला इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कहीं भी इलेक्ट्रॉन दिखेगा चिपक जाएगा ये, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन का भूखा है फ्लोरीन, ठीक है, और ऊपर से इसका साइज छोटा है, ठीक है, तो हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इसका ज़्यादा है। तो अब क्या करेगा, जो जेनॉन है, जेनॉन के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा अट्रैक्ट तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जेनॉन जो है अपना इलेक्ट्रॉन तो इजीली देगा नहीं, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, उससे ये फ्लोरीन शेयरिंग कर लेगा। अब ऐसा क्यों हो पाता है ना, और सब एलिमेंट क्यों नहीं कर पाते हैं। बाकी दूसरे एलिमेंट की बात करोगे, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया या फिर सल्फर हो गया, ठीक है, इन सब एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतना हाई नहीं है, ठीक है, और साइज भी बड़ा है। दूसरी बात, जेनॉन ही क्यों एक कंपाउंड बना रहा है, बाकी एलिमेंट क्यों नहीं बनाते हैं, तो रीजन इसका ये है, क्योंकि जो आउटर मोस्ट सेल है, तुम देखोगे यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, तो फिफ्थ ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसी को फ्लोरीन निकाल पा रहा है ना। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन को कोई भी एलिमेंट है निकाल सकता है इजीली, एज कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन। इनर इलेक्ट्रॉन को ये तुम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, साथ में इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की बात करोगे तो ये फिफ्थ ऑर्बिट है, फिफ्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हो। साइज बड़ा होने से इस इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रोल है जेनॉन का, वो कम हो जाता है। अगर कंट्रोल कम हो गया तो कोई भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इस इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल सकता है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का मतलब है फ्लोरीन और ऑक्सीजन, ठीक है, दो ही ऐसे एलिमेंट है जो जेनॉन के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल कर उसको ऑक्सीडाइज कर पाते हैं या फिर उससे बॉन्ड बना पाते हैं, और कोई एलिमेंट इससे रिएक्ट नहीं कर पाएगा।
ठीक है। अगर तुम बात करोगे नियॉन का, हीलियम का, आर्गन का, क्रिप्टॉन का, तो इनका साइज रिलेटिवली छोटा होता है जेनॉन से। ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगा, जो पकड़ होता है इन सब एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन के ऊपर, काफी ज्यादा होता है। तो इन सब एलिमेंट से फ्लोरीन और ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं बना पाते। तो केवल जेनॉन से ही हम लोग पढ़ना है बेटा, जेनॉन कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड क्रिप्टॉन के भी पॉसिबल हैं, ठीक है, कुछ होते हैं, लेकिन वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। लेकिन जेनॉन है, जेनॉन के कंपाउंड स्टेबल होते हैं, इसलिए हम लोग जेनॉन के कंपाउंड पढ़ेंगे। ठीक है। तो जेनॉन पे यहाँ पर 3 कंपाउंड दिया गया है, XCF2, दूसरा है XCF4 और तीसरा है XCF6। ठीक है। तो ये जेनॉन के फ्लोराइड्स हैं। कैसे बनाओगे? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक निश्चित रेशियो में तुमने इसको मिक्स किया, निकल ट्यूब पर गर्म किया, बन गया। देखो निकल ट्यूब है 673 तुमने प्रेशर भी लगा दिया, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया, प्रेशर भी बढ़ा दिया, तो 6XCF6 बन गया। ठीक है। तो अगर 1:2 रेशियो हो, रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर हो, तो वहाँ पर XCF2 बनेगा। 1 अगर तुमने फ्लोरीन का अमाउंट बढ़ा दिया, यहाँ पर जो रेशियो है, देखो यहाँ पर जो रेशियो है 1:5 हो गया जेनॉन और फ्लोरीन का। टेम्परेचर 673 है, टेम्परेचर तो उतना ही है, लेकिन तुमने प्रेशर यहाँ पर बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया 5 to 6 atm, तो XCF4 बन जाएगा। और अगर तुमने रेशियो 1:20 रखा, प्रेशर भी और इंक्रीज, यहाँ पर देखो प्रेशर तुमने 10 टाइम्स कर दिया, 5 to 6 था, यहाँ पर 50 to 60 atm है। ठीक है, 10 टाइम हो गया। और टेम्परेचर थोड़ा सा कम किया है, यहाँ पर 575 केल्विन हो गया। और टेम्परेचर ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर पूरा का पूरा खेल प्रेशर का और रेशियो का है। ठीक है। तो प्रेशर अगर कम है तो XCF2 बनेगा, प्रेशर तुमने इंटरमीडिएट रखा तो यहाँ पे क्या बनेगा XCF4, और प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, 10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, 50 atm to 60 atm कर दिया, तो XCF6 से बनेगा। ठीक है। तो एक और मेथड है XCF6 बनाने का। XCF6 कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ XCF4 एंड O2F2 एट 143 केल्विन। तो यहाँ पर टेम्परेचर 143 ठंडा है। ठीक है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि जो कंपाउंड है अनस्टेबल, टूट जाएगा हाई टेम्परेचर पर। तो ठंडे टेम्परेचर पर 143 केल्विन पर XCF4 को O2F2 से रेड कराया, तो XCF2 और O2 यहाँ पर। तो ये टोटल 4 मेथड है 3 कंपाउंड बनाने के लिए। तो XCF4 का XCF6 का 2 मेथड है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, बाकी दोनों का एक मेथड है। तो इसको पढ़ना है, एनसीईआरटी में दिया गया है, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम्स में, वाइवा में तुम देखोगे तो पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो मालूम होना चाहिए। सर जेनॉन ही क्यों बनाता है, इसका रीजन दोबारा बताना, समझ नहीं आया। जेनॉन का साइज ज़्यादा होता है। तो तुम बात करोगे हीलियम का, तो हीलियम का साइज छोटा है। देखो मैं हीलियम और जेनॉन को कंपेयर कर दे रहा हूँ, तो समझ में आ जाएगा। तो ये हीलियम है, ठीक है, हीलियम, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और ये जेनॉन है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, यहाँ पर जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। किस इलेक्ट्रॉन को तुम इजीली निकाल पाओगे बेटा, हीलियम का या जेनॉन का? जेनॉन का। बताओ, जेनॉन जेनॉन। बोलो बेटा। मैंने सर जेनॉन। ऑफ कर दिया, आप बोलो। सर जेनॉन। जेनॉन का, क्योंकि यहाँ की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है ना, तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल सकते हो। निकाले कौन? जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा हो, वही निकाल पाएगा। बाकी जो एलिमेंट्स है उनका भी साइज जो रिलेटिवली छोटा होता है, और उनका जो पकड़ है इलेक्ट्रॉन्स पर वो कमज़ोर होता है। जेनॉन का काफ़ी मजबूत होता है बाकी सब एलिमेंट्स का। जेनॉन का साइज काफ़ी, याद रखो बेटा, जेनॉन का साइज बड़ा है, और जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है तो उसका जो जेप वैल्यू है कम हो जाएगा, तुम इस इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, रीजन क्या है यहाँ पर? साइज। समझ में आया कि नहीं बेटा? आ गया सर। ओके, आगे चलते हैं। बोल दिया पर बेटा समझ में आ गया, तो आगे मैं बढ़ जाऊंगा। तो आगे चलते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉपर्टी देखना है, जैसे प्रॉपर्टी यहाँ पर है फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, जो XCF2, XCF4, XCF6 है, ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ कंप्लीट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा नहीं, इसलिए ये कलरलेस होते हैं। ठीक है, दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट। फ्लोरिनेटिंग एजेंट मतलब क्या हुआ कि XCF6, ठीक है, यहाँ पर जो फ्लोरीन है
फ्लोरीन यहाँ पर जबरदस्ती जेनॉन से बॉन्ड बनाया हुआ है, जरूरत नहीं है जेनॉन को इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन फ्लोरीन जबरदस्ती चिपका हुआ है। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है ना, जो इस फ्लोरीन को संभाल ले, निकाल ले, तो उसको इजीली ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है, तो ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस सब्सटेंस को डोनेट कर देगा, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लोरिनेटिंग एजेंट। समझ में आ रहा है बेटा? क्योंकि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का आउटलेट तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं है इसको। ठीक है, और जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन जबरदस्ती जेनॉन से बॉन्ड बनाया हुआ है, तो जेनॉन इजिली इस फ्लोरीन से छुटकारा पाना चाहेगा, तो जेनॉन क्या करेगा, फ्लोरीन को निकाल देगा, इसलिए फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हम लोगों को मेनली हाइड्रोलिसिस देखना है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ XCF2 XCF4 और हाइड्रोलिसिस ऑफ XCF6 देखना है। अगर तुम बात करोगे XCF2 का हाइड्रोलिसिस, है ना, तो XCF2 क्या होगा, वाटर से रिएक्ट करेगा और यहाँ पर जेनॉन HF और O2 बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, ये नॉर्मल हाइड्रोलिसिस से हटकर है। ठीक है, ये बनेगा। अगर XCF4 की बात करोगे तो XCF4 वाटर से रिएक्ट करके जेनॉन बनाएगा। देखो यहाँ पर भी जेनॉन बन रहा है, यहाँ पर इन दोनों में देखो जेनॉन बन रहा है। XCF2 और XCF4 का हाइड्रोलिसिस करोगे तो जेनॉन बनेगा। ठीक है, पहले वाले में जेनॉन HF और O2 बनेगा, सेकंड वाले में जेनॉन XCO3 भी बनेगा। कंपाउंड बेटा देखो, ये ऑक्सीजन कंपाउंड है। ठीक है, जेनॉन प्लस XCO3 प्लस 24HF प्लस 3O2। अगर तुम इस सेकंड रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो जो सेकंड रिएक्शन है, ये एक टाइप का डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। दिख रहा है बेटा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो मैं बार बार तुम लोगों को हाईलाइट करा रहा हूँ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ही केवल पूछ दिया है। ठीक है, कि कौन कौन सा रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन है, या फिर कंपाउंड दे दिया, बोलेगा प्रोडक्ट में क्या क्या बनेगा। ठीक है, ए और बी दो प्रोडक्ट दे दिया, बोला कि किसमें जेनॉन होगा किसमें जेनॉन नहीं होगा, जबकि दोनों में जेनॉन रहेगा। ठीक है, तो याद रखना, जो डिसप्रपोर्शनेशन जब भी मैं लिख रहा हूँ तो उसको याद रखना, बिल्कुल याद रख लेना है। तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर जेनॉन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 है, ये 0 है, ये +6 है, तो रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है जेनॉन, इसलिए डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। बात करोगे XCF6 का, तो जो XCF6 है ये वाटर से रिएक्ट करके XCO3 बनाएगा। अगर इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो XCO3 बनाएगा। याद रखो, इन दोनों रिएक्शन जो XCF6 है, यहाँ पर कोई डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगा, कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। ऊपर रिएक्शन देखोगे यहाँ पर, ये सब रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जेनॉन को चेंज हो रहा है। यहाँ पर XCF2 +2 से 0 में चला गया, यहाँ पर +4 से 0 और +6 में चला गया। लेकिन बात करोगे XCF6 का, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जेनॉन का क्या है, देखोगे तो +6 दिखाई दे रहा है, +6 से +6 में ही है ना। यहाँ पर देखोगे तो ये +6 है, ये भी क्या है, +6 है, तो +6 से +6 में ही है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर वो चेंज नहीं हुआ दोनों रिएक्शन में, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। ठीक है, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो XCO3 बनेगा। हाइड्रोलिसिस कैसे करोगे तुम्हें मालूम है, यहाँ पर 6 बॉन्ड बनाया हुआ फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन है, सब जगह फ्लोरीन है यहाँ पर, है ना। जो वाटर H2O अटैक करेगा और यहाँ से फ्लोरीन निकलता जाएगा, जहाँ पर से फ्लोरीन निकलेगा वहाँ पर OH आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से बनेगा, जहाँ जहाँ पर फ्लोरीन है वहाँ पर, ये मैं केवल ट्रिक की तरह बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर फ्लोरीन है वहाँ पर OH आ जाएगा। तो वाटर अगर निकाल दोगे, क्योंकि ये कंपाउंड पे 2 से ज़्यादा वाटर OH ग्रुप नहीं रहेगा, तो वाटर निकालोगे तो 3 मोल वाटर यहाँ से अलग हो जाएगा। तो देखोगे 1 2 3 ऑक्सीजन रह रहा है जेनॉन के पास, यहाँ से -3H2 कर दोगे तो ये हो जाएगा XCO3। ठीक है, याद रखो, जहाँ जहाँ फ्लोरीन है वहाँ पर हाइड्रोलिसिस करने पर OH आ जाएगा, OH 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 OH। ठीक है, OH आ गया, और OH क्या करेगा, 2 OH मिलकर वाटर निकल जाएगा। जब वाटर OH OH से निकालोगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर XCO 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 बचेगा, तो मतलब 3 ऑक्सीजन रह जाएंगे जेनॉन के पास, तो XCO3 हो जाएगा, XCO3। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये +6 होगा, और यहाँ पर क्या बेटा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस,
यहाँ पर 3 मोल वाटर लिया, यहाँ देखो केवल 1 मोल लिया, यहाँ पर 2 मोल लिया। तो अगर 1 मोल वाटर लोगे तो HCOF4 बनेगा, केवल एक ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, मतलब जितना तुम वाटर लोगे उतना ऑक्सीजन आता जाएगा। तुमने 3 मोल ऑक्सीजन लिया तो 3 मोल वाटर 3 ऑक्सीजन, 1 मोल वाटर 1 ऑक्सीजन, 2 मोल वाटर 2 ऑक्सीजन। इस तरह से तुम याद रख सकते हो। थर्ड रिएक्शन जेनॉन है जो बेटा, वो फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, वो बताया गया है जेनॉन फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। ठीक है, तो फ्लोरिनेटिंग एजेंट क्या करेगा, फ्लोरीन को डोनेट कर देगा। कोई भी फ्लोरीन एक्सेप्टर आएगा, तो अगर कोई फ्लोरीन एक्सेप्टर ले रहे हो, जेनॉन फ्लोराइड रिएक्ट्स विथ फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर टू फॉर्म कटायनिक स्पेसीज। तो PF5 और एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, SbF5 PF5 फ्लोरीन एक्सेप्टर होते हैं, ये फ्लोरीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये पावरफुल फ्लोरीन एक्सेप्टर है। तो इन सबसे फ्लोरीन निकालेगा, एक फ्लोरीन यहाँ से कम करोगे तो HCF4 HCF प्लस बनेगा, एक यहाँ से भी कम करोगे फ्लोरीन तो HCF3 बनेगा, HCF3 प्लस प्लस। ठीक है, और अगर ये फ्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा है PF5 तो PF6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, SbF6 बन जाएगा। ठीक है, तो ये है फ्लोरीन एक्सेप्टर्स के रिएक्शन। और अगर कोई फ्लोराइड डोनर आ जाए, ठीक है, अगर फ्लोराइड डोनर आ जाए तो क्या करेगा, जैसे यहाँ पर NaF हो गया, ये क्या है बेटा, यहाँ M का वैल्यू यहाँ दिया गया, M क्या क्या हो सकता है, यहाँ M कुछ भी नहीं लेना, यहाँ पर जो M है वो एल्कली मेटल है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, लिथियम नहीं लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम एल्कली मेटल तुमने लिया है। जो एल्कली मेटल है वो इजिली फ्लोराइड आयन डोनेट कर देते हैं। तो ये सब फ्लोराइड डोनर्स हैं। फ्लोराइड डोनर क्या करेगा, अपना फ्लोरीन डोनेट कर देगा HCF6 को, तो क्या बनाएगा HCF6 7 माइनस। तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है, यहाँ पर जेनॉन का कोऑर्डिनेशन नंबर 7। हाँ 7 है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ जेनॉन कंपाउंड जो कई बार पूछा जाता है, और ये तुम लोगों ने VBT क्लास 11 में पढ़ा था तो कराया गया होगा। ये तुम लोगों के क्लास 11th में था, स्ट्रक्चर ऑफ HCF2 क्या होगा। सर ये जो HCF7 नेगेटिव था, इसका स्ट्रक्चर पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा ना? नहीं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल नहीं होता है, इसका स्ट्रक्चर तो दूसरा होगा। ठीक है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर है, निकाल सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर HCF6 दिया गया है, यहाँ पर दिया गया HCF6 और HCF7 का निकाल लो, क्या होगा HCF7 माइनस का Sp3d4। 3D4 कैसे होगा, 3D4 होगा, 3d3 नहीं सर, 3d4 होगा, 3D4 होगा, हाइब्रिडाइजेशन के लिए। हाँ तो 3D4 हो जाएगा। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर है बेटा वो कैप्ड ऑक्टाहेड्रल होता है, तुमने इसका नाम शायद सुना नहीं होगा, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, तो छोड़ दो इसको। ठीक है, इसका मतलब ये कम पढ़ना है यहाँ पर कि क्या बनाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है, इसका स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर इसका छोड़कर बाकी सबका स्ट्रक्चर पढ़ना है लोगों को, जैसे HCF2 का स्ट्रक्चर, HCF4, HCF6 और ऑक्सीजन कंपाउंड का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर लीनियर, स्क्वायर प्लेनर, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये दिया गया है। तो ये HCF4 दिया गया है, ये है HCF4 लिखा गया नीचे, दिख नहीं रहा होगा। ये है HCF2, ये लीनियर है, HCF2 लीनियर है, और ये है HCO2F2। HCF2 सीसा स्ट्रक्चर है, ऊपर और नीचे यहाँ पर फ्लोरीन रहेगा और इस तरह से ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये सीसा स्ट्रक्चर है। तो डिस्टॉर्टेड सीसा होगा ये, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है तो डिस्टॉर्ट होगा, यहाँ पर जो एंगल यहाँ पर है कुछ इस तरह से झुका रहेगा फ्लोरीन का बॉन्ड। ये HCF4 है, स्क्वायर प्लेनर HCF4। ये सब एनसीईआरटी में बना हुआ है बेटा स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, और तुम इसको इजीली बना सकते हो बाय द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। इसका हाइड्रोजन निकाल कर तुम बता सकते हो, बस तुम्हें हाइड्रोजन निकालना है।
हाइड्रोजन तुम निकाल सकते हो किसी का भी, जैसे तुम्हें F6 का बनाना है, यहाँ पर F6 दिया गया है, तो F6 क्या होगा, यहाँ पर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल यहाँ पर इसका हाइड्रोजन में दिया गया है, तो sp3d3 हाइड्रोजन है, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा, क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर है, ठीक है, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल नहीं होगा, यहाँ पर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा। Uses of noble gases, तो हीलियम, नियॉन और आर्गन का यूज देखना है तुम्हारे सिलेबस में, बस यही यूज लिखा गया है यहाँ पर एनसीईआरटी में, इसको फिर पढ़ लो बस हो जाएगा, ठीक है। हीलियम, इट इज यूज टू फिल एयरशिप्स, ऑब्जर्वेशन बैलून्स। सेकंड यहाँ पर है इन द ऑक्सीजन मिक्सचर ऑफ डीप सी डाइवर्स, ठीक है, जो प्योर ऑक्सीमीटर डाइवर्स नहीं ले जाते हैं, इसमें इनर्ट गैस को मिक्स करना पड़ता है, इनर्ट गैस में हीलियम डालते हैं, वहाँ मिक्स करते हैं। थर्ड है इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। फोर्थ है यहाँ पर यूज्ड इन इन्फ्लेटिंग एरोप्लेन टायर्स, बस्ट नहीं करता है दूसरा सब, और लाइट वेट है इसलिए यहाँ पर हीलियम रखा जाता है, अगर हाइड्रोजन भरोगे फूट जाएगा, आग लग जाएगी उसमें। फिफ्थ यहाँ पर है यूज टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर इन मेल्टिंग एंड वेल्डिंग ऑफ इजिली ऑक्सीडाइजेबल मेटल्स। नियॉन है, इट इज, नियॉन तुम लोग जानते ही हो, नियॉन बल्ब वगैरह होता है, ठीक है, कलर भी इसमें अच्छा खासा कलर भी निकलता है। इट इज यूज फॉर फिलिंग डिस्चार्ज ट्यूब विच हैव डिफरेंट करस्ट्रक्टिव कलर एंड आर यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग पर्पज। तो अब तो इसका यूज नहीं होता है, पहले जो तुम देखोगे तो इस तरह से जो साइन वगैरह बना रहता है, पतला सा ग्लास ट्यूब रहेगा, इस तरह से साइन बनाकर उसको बोर्ड में फिट कर देते हैं, इसके अंदर जलता रहता है, इस तरह से उसको फिक्स करते हैं बड़े से बोर्ड को मेटल के ऊपर, ठीक है, और इसको लगा देते थे। तो ये जो बल्ब जलता था, रात को चमकता था, इसके अंदर नियॉन गैस रहता था, ठीक है, तो नियॉन। तो आगे देखो यहाँ सेकंड है, ऑल्सो यूज्ड इन beacon lights for safety of air navigators as the light possess fog and storm लिखा हुआ है, storm पर ट्रेनिंग, क्या लिखा हुआ बेटा देख लेना, क्या लिखा हुआ है पढ़ लेना इससे, ठीक है, पर ट्रेटिंग पावर कुछ लिखा है यहाँ पर, मतलब कि ये काफी दूर तक दिखाई देगा, पेनिट्रेटिंग शायद होना चाहिए, कुछ गलत लिख दिया है या फिर उसका इसका कुछ मीनिंग हो, तुम लोग खुद से देख लेना, एनसीईआरटी में लिखा गया, मैंने कॉपी किया, उसका कुछ गड़बड़ हो गया मुझसे। सी यहाँ पर आर्गन है, along with नाइट्रोजन इट इज यूज्ड इन गैस filled electric lamp because argon is more inert than nitrogen। तो ये तीन गैस का यूजेस था एनसीईआरटी में, बस तीन का ही पढ़ना है, काफी बड़ा सा लिखा हुआ था, इसको मैंने बुलेट के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर लिखा है, ठीक है, इतना तुम्हें याद रखना, पूरा पूरा यहाँ पर 2-3 पेज में दिया गया था यूजेस, उतना नहीं पढ़ना हम लोगों, तो बस अलग अलग एक्सप्लेन किया हुआ था, कोई जरूरत नहीं है उसको एक्सप्लेन करने का, इतना याद कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर तुम्हारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट होता है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा कभी कंप्लीट नहीं होता, याद रखो, है ना, इसको लगातार पढ़ते रहना है। तुमने यहाँ पर पढ़ लिया बहुत अच्छे से, अब एनसीईआरटी उठाओ, ठीक है, एनसीईआरटी को पढ़ो, उसके जो क्वेश्चंस है, छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन को पढ़ो। अभी मैंने इसका एक भी क्वेश्चन डीपीपी दिया नहीं है, ठीक है, तो इसका 1 या 2 डीपीपी मैं दूंगा इस वीक, ठीक बेटा, तो डीपीपी तुम सॉल्व करना। अब लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर पर, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है, नेक्स्ट मैंने क्या बोला था बेटा, ओर्स एंड मेटलर्जी, ठीक, तो ओर्स एंड मेटलर्जी देखते हैं, उसके बाद एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स इसके बाद है, ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स इसके बाद देखेंगे, हम लोग पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर ओर्स एंड मेटलर्जी। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो तुम लोगों ने बेटा पढ़ा है घर पर जाकर ओर्स एंड मेटलर्जी, देखा एनसीईआरटी से? यस सर, सर समझ ही नहीं आया तो बड़ा अजीब सा चैप्टर है, और सीबीएसई से हटा दिया तो स्कूल में भी नहीं पढ़ाया।
खुद से देखा तो सर बहुत सारी अजीब चीजें हैं इसमें जो पहले पढ़ी अजीब नहीं क्या कभी। है, क्लास 10th में तूने जो पढ़ा पढ़ा नहीं, क्लास 10th में वही चीजें दिया गया 10th है। वाले नहीं है सर इसमें कुछ। इसमें 10th वाला ग्राफ ही भी तो दे है। रखे हैं कि जिसका जिसका नहीं, ग्राफ नीचे होगा वो ऊपर वाले के अरे साथ और उसको बनाने छोड़ो, का। तुम नीचे दो चीज देख रहे हो यहाँ पर, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल एंड एलिंगम डायग्राम। इसके बाद ये ऊपर वाला इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट ओर्स, मेटलर्जी, मेटलर्जिकल प्रोसेस, ये तो पढ़ाई होगा। ये सब ये तो छोटा चीज है, या नीचे वाला बता दूंगा, टैक्स खत्म हो जाएगा दोनों। ठीक है, इसको मैं बता ही रहा हूँ, ये सब मैं बता दूंगा। जो अलग से हटकर है वो इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं, देख ले फटाफट देख लेते हैं बेटा, है ना। तुम लोग बोलते जाना, पढ़ाया नहीं गया तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तुम लोग देख कर तुम मालूम चल जाएगा तुम लोगों को कि क्या पढ़ा गया था क्लास 10th में, क्या नहीं, या क्या तुम जानते हो क्या नहीं जानते हो, ठीक है। तुम बोलते जाना, ठीक है। समझा रहा बेटा? ओके सर, ओके सर। ओके, तो यहाँ पर देखो इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर डिफाइन किया गया है मिनरल्स और ओर को। तो मिनरल्स क्या होता है, ओर्स क्या होता है, और गैंग क्या होता है। तो गैंग है ना, यहाँ पर देखो GANGUE, यहाँ पर पहले ध्यान देना, ठीक है। तो द नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट विच आर ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग आर नोन एज मिनरल्स। जो भी जमीन से खोद रहे हो, निकाल रहे हो, उसको तुम मिनरल्स बोलोगे। Minerals which can be used as a source of commercial recovery of a desired substance are termed as ores। ठीक है, तो जिस मिनरल से तुम इजिली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कम लागत से, उसको तुम ओर बोलोगे। अर्थली सब्सटेंस एसोसिएटेड विथ ओर्स आर कॉल्ड गैंग। तो ओर के साथ कुछ कुछ यहाँ पर डस्ट पार्टिकल वगैरह रहेगा, इसका तुम्हें जरूरत नहीं है ना। जो अर्थली पार्टिकल एसोसिएटेड रहेगा उसे तुम गैंग बोलोगे। कहीं कहीं पर गैंग को मैट्रिक्स बोला जाता है, गैंग बोला जाएगा, कहीं कहीं मैट्रिक्स भी इसको बोल देते हैं। तो समझ में आ गया बेटा तीनों चीजें। तो ये तो क्लास 10th में था, बोलो यस, हेलो। यस सर। हाँ, इसमें कुछ तो यस नया नहीं सर। बताया मैंने। आगे चलते हैं, इम्पॉर्टेंट ओर्स। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में 4 मिनरल, 4 एलिमेंट्स का ओर दिया गया है। एक एल्युमिनियम, दूसरा आयरन, तीसरा कॉपर और फोर्थ है जिंक। तो बस इन चारों का जो ओर्स है उसको याद रख लेना है विद फॉर्मूला। तो एल्युमिनियम का ओर क्या है, बॉक्साइट और कायोनिलाइट, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। आयरन का क्या है, हीमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइडराइट, आयरन पाइराइट्स, ठीक है। इन चारों को याद रख लेना है। कॉपर के ओर्स क्या है, कॉपर पाइराइट्स, मालाकाइट, क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस। जिंक का जिंक ब्लेंड और स्क्लेराइट, कालामाइट, सॉरी कालामाइन नहीं आता, कालामाइट नहीं है, कालामाइन। और थर्ड है जिनसाइट। तो ये 4 मेटल के जो ओर है तुम्हें याद रखने हैं, ठीक बेटा। याद हो जाएगा, 4 का ही तो याद करना, ज्यादा कुछ एलिमेंट मैंने दिया नहीं यहाँ पर, चारों को याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, मेटलर्जिकल प्रोसेस, ठीक है। मेटलर्जिकल प्रोसेस, तो मेटलर्जी क्या होता है उसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। व्हाट इज मेटलर्जी? द होल प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ए प्योर मेटल एंड इट्स alloy of desired property from one of its ore is known as metallurgy। तो जो पूरा प्रोसेस है मेटल एक्सट्रैक्ट करने का, उसी को हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका जो फ्लो चार्ट है मेटल एक्सट्रैक्ट करने का नीचे दिया गया है। इस साइड दिया गया है कौन कौन सा मेथड हम लोग यूज करेंगे, और राइट साइड दिया गया उसका फंक्शन क्या, उसका यूज क्या है इस प्रोसेस का, ठीक है। तो पहले क्या किया तुमने, ओर लिया, है ना। ओर से तुम क्या बना रहे हो, पार्टली कंसंट्रेटेड ओर। ओर से कुछ गंदगी हटाकर, झाड़ फूक कर यहाँ पर साफ करके रख दोगे, ठीक है। और यहाँ पर भी ओर है, उसको थोड़ा सा साफ कर दिया। तो इसमें कौन सा मेथड यूज करोगे, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लोट फ्लोटेशन मेथड। फंक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ गैंग एंड कंसंट्रेशन ऑफ डिजायर्ड ओर। फिर तुमने जो पार्टली कंसंट्रेट ओर है उसको और कंसंट्रेट करोगे, किस मेथड से, लीचिंग या फिर अदर ऑपरेशन से। इसमें क्या होगा, सेपरेशन ऑफ अदर मिनरल्स। जो मान लो यहाँ पर एल्युमिनियम तुम्हें चाहिए, एल्युमिनियम के साथ साथ आयरन भी है, तो आयरन क्या है यहाँ पर, अदर मिनरल्स, इसको निकाल दोगे, ठीक है। कंसंट्रेटेड क्या बेटा, बोलो। लीचिंग क्या होता है? अभी आगे पढ़ना है इस मेथड। अभी तो तुमने हाइड्रोलिक वॉशिंग भी नहीं पूछा, मैग्नेटिक सेपरेशन भी नहीं पूछा है ना।
ये सब बताऊंगा। तो मैग्नेटिक सेपरेशन तो पता है। ठीक है, अभी देखते जाओ। अभी ये फ्लो चार्ट है, आगे यहाँ पर डिटेल में नीचे लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे जो मेटलर्जिकल प्रोसेस है इसमें सब बता दूंगा। यहाँ पे जो मेटलर्जिकल प्रोसेस है ना बेटा, इसमें जितने भी प्रोसेस मैंने ऊपर लिखा है ये सब प्रोसेस यहाँ पर है नीचे डिटेल में। इसको मैं बताता ओके सर। जाऊंगा, समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो आ जाओ यहाँ पर देख लेते हैं। लीचिंग एंड एनी अदर ऑपरेशन से क्या करोगे, और को और कंसंट्रेट करोगे। फिर जो कंसंट्रेट ओर है उसको ऑक्सीडाइज करोगे। ऑक्सीडाइज करने पर क्या होगा, जो सल्फर है सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म में अलग हो जाएगा। जितने भी अनडिजायरेबल प्रोडक्ट है वो वहाँ से उड़ जाएंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, फिर ऑक्सीडाइज करने के बाद उसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, रिड्यूस कर इसका करोगे यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से। ठीक है, यहाँ दिखा हुआ रिडक्शन। रिडक्शन अलग अलग मेथड से यहाँ पर केमिकल रिडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन। तो जब तुम रिड्यूस करोगे तो जो ऑक्साइड है ऑक्साइड इजिली रिड्यूस हो जाएगा मेटल में। ठीक है, तो पहले ऑक्सीडाइज करते हैं इसको, ऑक्सीडाइज करने के बाद उसको रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस करने पर क्या मिलेगा तुम्हें, इम्प्योर मेटल मिलेगा। मेटल तो मिलेगा ही लेकिन उसमें इम्प्योरिटी भी होगा। तो इस मेटल को फिर से रिफाइन करते हैं। ठीक है, इसको प्योरीफाई करोगे तो प्योरीफिकेशन के लिए भी अलग अलग मेथड्स होता है। यहाँ पर मैंने 3 लिखा है यहाँ पर मेथड, और भी मेथड्स होते हैं। उससे क्या होगा, रिमूवल ऑफ अदर एलिमेंट्स। मतलब बेसिकली यहाँ पे कर क्या रहे हो, रिमूव कर रहे हो, यहाँ पर सेपरेट करो, यहाँ पर रिमूव करो, मतलब रिमूव ही कर रहे हो तुम। सब में देखोगे तो जो यहाँ पर अनडिजायर्ड प्रोडक्ट है, गैस है या मिनरल्स है, उसको अलग कर रहे हो। अलग करते 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 फिल्टर करते करते तुम्हें प्योर मिलेगा। एक्चुअली ये क्या है, तुमने आटा चालने की चन्नी देखा होगा है ना, अलग अलग छेद के होते हैं यहाँ पर। उसी टाइप से यहाँ पे क्या कर रहे हो, ओर को रख कर चाल रहे हो। अलग अलग मेथड यहाँ पर है। ठीक है, उससे लास्ट में क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिलेगा। तो ये फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट से थोड़ा बहुत आइडिया लगाओ कि क्या प्रोसेस है। तो फ्लो चार्ट क्लास 10th में भी था। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा लेकिन लगभग लगभग यही फ्लो चार्ट हर जगह होता है। तो आगे हम लोग पढ़ना है मेटलर्जिकल प्रोसेस। जो हम लोग यहाँ पर लिखे हुए फ्लो चार्ट, मेटलर्जी जो फ्लो चार्ट है, इसका जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पर, ठीक है 1 2 3 4, इन सबको यहाँ नीचे डिटेल में दिया गया है मेटलर्जिकल प्रोसेस में। तो प्रोसेस में क्या लिखा गया है, the various metallurgical operation in the extraction of pure metal from their respective ores are given below. Number 1, concentration of ore। देखो यहाँ पर फ्लो चार्ट में सबसे ऊपर क्या है, ओर है। ओर को तुम कंसंट्रेट कर रहे हो। ठीक है, तो कैसे कंसंट्रेट करोगे, उसमें से तुम पहले हैंड पिक भी कर सकते हो। अलग अलग मेथड है वहाँ पर। तो हम लोगों को यहाँ पर केवल 4 मेथड को पढ़ना है। चलिए 4 मेथड इससे नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें से केवल 4 मेथड्स को हम लोगों को पढ़ना है। तो रिमूवल ऑफ गैंग और मैट्रिक्स को यहाँ पर मैट्रिक्स लिख दिया है ना, तो गैंग को ही मैट्रिक्स बोलते हैं कहीं कहीं पर। तो रिमूवल ऑफ गैंग और मैट्रिक्स फ्रॉम द पाउडर्ड ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर। कंसंट्रेशन को ही ड्रेसिंग भी बोलते हैं। ठीक है, concentration of ore or dressing of ore. It can be carried out in the following ways. तो फॉलोइंग पेज में दिया गया पहला ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होता है, जो पाउडर्ड ओर है उसको वाटर से वॉश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। इट इज ऑल्सो नोन एज लेविगेशन। क्या तक है बेटा, जो अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, जो अलग अलग नेमिंग दिया गया उसको भी याद रखना, जो सिनोनिम्स दिया है ढेर सारा है ना। एंड हाइड्रोलिक वॉशिंग, और जो अलग अलग नाम दिया मैं इसको हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ। ग्रेविटी सेपरेशन ही है यहाँ पर, कहीं कहीं पर इसको लेविगेशन बोला जाता है। देखो ऊपर लिखा गया है हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है, तो हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या है, एक्चुअली ये ग्रेविटी सेपरेशन है। लेविगेशन भी क्या है, ग्रेविटी सेपरेशन है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज लेविगेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग वेयर द लाइटर, याद रखो, लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द हेवियर ओर पार्टिकल्स। ठीक है, जो ओर पार्टिकल क्या है यहाँ पर, लाइटर। ठीक है, लाइटर गैंग पार्टिकल, और ओर यहाँ पर हैवी है। तो जब वॉश करोगे तो क्या उड़ के भाग जाएगा बेटा, जो लाइटर पार्टिकल है, लाइटर पार्टिकल गैंग है। ठीक है, तो गैंग पार्टिकल वाटर करंट पार्टिकल के साथ वॉश हो जाएगा, धुल के चला जाएगा। तो यहाँ पर एक वेफली टेबल का यूज करते हैं, इसका नाम वेफली टेबल है।
तो ये यहाँ पे देखोगे जो पाउडर डोर है, इसके ऊपर से यहाँ से डाला जाता है, ये हिलता रहता है ट्रू एंड फ्रो मोशन में, इस तरह से आगे पीछे हिलता रहेगा। तो जो ओवर पाउडर है, ओवर पाउडर को इन तीनों टेबल से नीचे डालते हैं, और ये पाइप से ना वाटर को यहाँ पर तेजी से फ्लो कराओगे। जब फ्लो कराओगे तो यहाँ पर क्या होगा, स्लिट, यहाँ पर क्लिट दिया हुआ है, क्लिट्स पंपिंग टेबल, तो ये बम्प करता रहता है, हिलता डुलता रहेगा। और यहाँ कुछ इस तरह से बने रहते हैं। जो ओर से यहाँ पर तुम वाटर डालोगे तो जो ओर यहाँ पर रह जाएगा, जो गैंग पार्टिकल है यहाँ से नीचे आ जाएगा। फिर ओर अगर मान लो इसमें है तो यहाँ पर रुक जाएगा, गैंग पार्टिकल नीचे आ जाएगा। फिर जो मान लो यहाँ पर भी कुछ और पार्टिकल तो और यहाँ रह जाएगा, गैंग यहाँ से बढ़ता चला जाएगा। तो लास्ट में जो ओर्स है, ओर्स यहाँ से तुम निकालोगे, ये यहाँ से इस साइड से ओर निकल आएगा, और जो वाटर है, जो गैंग पार्टिकल है, यहाँ से उछलता हुआ नीचे गिरते गिरते यहाँ से बह जाएगा। और यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा, कंसंट्रेटेड ओर। साइड से तुम इसको कलेक्ट करो। ये साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। तो ये साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा सामने से, तो ये जो खांचा तुम्हें दिख रहा है इस साइड व्यू से, तुम्हें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया ग्रेविटी सेपरेशन। तो ग्रेविटी सेपरेशन में इस तरह से हम लोग गैंग पार्टिकल को अलग करते हैं। नेक्स्ट मेथड है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड्स। फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ मतलब झाग होता है, तो दिया गया फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड्स में, इट इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड सोप। ऊपर देखो जो ये वाला है मेथड, ये ऑक्साइड्स और कार्बोनेट ओर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, याद रखना कि किस ओर के लिए तुम कौन सा मेथड यूज करोगे। मान लो ये दे दिया तुम्हें कैल्शियम कार्बोनेट दे दिया, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट दे दिया, .Mgco3 डोलोमाइट दे दिया, बोलो डोलोमाइट को किस मेथड से कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। तो अब तुम देखोगे यहाँ पर ये कौन सा ओर है, कार्बोनेट ओर है, तो कार्बोनेट को हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन से यहाँ पर वाश करते हैं, इसको कंसंट्रेट करेंगे। अगर मान लो तुमको दे दिया यहाँ पर जिंक सल्फाइड है, ठीक है, तो जिंक सल्फाइड को किस मेथड से कंसंट्रेट करोगे, फ्रोथ फ्लोटेशन। तो यहाँ क्योंकि दिया गया है इट इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड सोर, अगर सल्फाइड सोर है तो तुम इस मेथड यूज करोगे। तो ऊपर यहाँ पर दिया गया देखो, ठीक है, ये कार्बोनेट हो गया साइडराइड, तो साइडराइड को किस मेथड से बेटा कंसंट्रेट करोगे, तो साइडराइड को तुम हाइड्रोलिक वॉशिंग से। अगर आयरन पाइराइड्स है तो आयरन पाइराइड्स को किस मेथड से कंसंट्रेट करोगे, आयरन पाइराइड्स को बेटा दोनों ही बेटा आयरन के ही ओर से, चाहे साइडराइड हो चाहे आयरन पाइराइड्स हो, लेकिन उसका जो मेथड है वो अलग अलग मेथड को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं हर एक का मेटलर्जिकल प्रोसेस हर एक के लिए तुम यूज करो, किसी भी मेटल के लिए यूज करो, सेम मेटल के लिए तुम सेम मेथड तुम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे देखो सल्फाइड सोर है, ये कार्बोनेट ओर है, ये सल्फाइड सोर है, सल्फाइड, ये कार्बोनेट, ठीक है, ओके। सर हेमाटाइट और मैग्नेटाइट के लिए भी हम लैलिगेशन प्रोसेस यूज करेंगे। कहाँ गया हेमेटाइट, हेमेटाइट यहाँ पर ये ऑक्साइड है, ठीक है, और ये क्या है मैग्नेटाइट। तो यहाँ पर तुम्हें देखना पड़ेगा इम्प्योरिटी क्या है ना। तो ये तो क्योंकि तो सल्फाइड ओर है तो ऑक्साइड ओर है। अब यहाँ पर इम्प्योरिटी क्या होता है, यहाँ पर होता है इम्प्योरिटी यहाँ पर कार्बोनेट होता है, यहाँ पर इम्प्योरिटी यहाँ पर सल्फाइड्स की इम्प्योरिटी यहाँ पर हो। तो इम्प्योरिटी तुम्हें ध्यान में रखना पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है, जब तुम ओर को कलेक्ट करते हो तो पहले इसका स्टडी, जो केमिकल कंपोजिशन को स्टडी किया जाता है कि क्या क्या यहाँ पर है, कितने परसेंट में यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग क्या करते हैं, मेथड का यूज करोगे, ठीक है। उसका तुमने यहाँ सैंपल लिया, रॉक उठाया वहां से, उसको तुम स्टडी करोगे यहाँ पे कितने परसेंट कार्बोनेट है, कितने परसेंट सल्फाइड्स है। हो सकता है कि एक ही और हो, इसमें सल्फाइड भी हो कार्बोनेट भी, दोनों एक साथ हो वहां पर, तब क्या करोगे, फिर वहां देखो किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, सल्फाइड ज्यादा है या कार्बोनेट ज्यादा है, ठीक है। ओके सर, उस तरह से हम मेथड्स यूज करते हैं। आगे आ जाते हैं यहाँ पर। वैसे भी यहाँ पे कल 2 ही मेथड नहीं है ना, यहाँ पर देखो आगे तुम देखोगे यहाँ पर तो 4 मेथड्स यहाँ पर मैंने लिखवाया है। तो दूसरा फ्लो सेपरेशन है, इसके बाद भी तुम देखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, उसके बाद है केमिकल मेथड्स और लीचिंग। तो 4 मेथड्स यहाँ पर मैंने लिखा है। तो 4 इंपॉर्टेंट मेथड है, इसके अलावा भी ढेर सारे मेथड्स होते हैं। तो यहाँ दिया गया है, इट इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड सोर, foaming agents like pinyl is added which raise the lighter ore particle to the top in the form of froth, while the heavier gangue particles settle down. Absorption phenomena is involved in this methods. तो यहाँ पर adsorption होता है, याद है बेटा adsorption,
तो एडजस्टमेंट बेटा कहाँ होता है, बल्क में होता है या सरफेस पर होता है? ये सर बल्क में होता है, सरफेस पे। सरफेस। सरफेस फिनोमिना है ना। सरफेस सरफेस सरफेस। तो जो फ्रोथ है, फ्रोथ के सरफेस पर, जो फ्रोथ है ना बेटा, फ्रोथ के सरफेस पर जो ओर पार्टिकल की तरह चिपक जाते हैं, और फ्रोथ को अगर तुम निकाल कर, तुमने बेटा मही वर्ड सुना है, या फिर तुम चीनी को साफ करते हो देखा होगा घर में, अगर चाशनी बनता है उसमें थोड़ा सा दूध डाल देते हैं, तो दूध क्या करता है, जो गंदगी अपने साथ चिपका कर निकल जाता है, फ्रोथ के साथ निकल जाता है। तो वही यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रोथ है, फ्रोथ एक बबल, फ्रोथ के ऊपर जो और पार्टिकल चिपक जाते हैं, तो फ्रोथ बनाते कैसे, देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या है, इस तरह से एक टब बनाया गया है, रोटेटिंग पैडल, यहाँ पे इसको रोटेट करते रहोगे, रोटेटिंग पैडल से यहाँ पर खूब तेजी से एयर फ्लो कराते हैं, ठीक है। एयर फ्लो कराओगे तो यहाँ पर और पाइन ऑयल का मिक्सचर आता है, वाटर भी यहाँ पर होता है। जब तेजी से एयर यहाँ पर जाएगा तो फ्रोथ बनेगा, फ्रोथ के साथ साथ जो ओर है, ओर भी इस बबल, देखो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा बबल है, बबल के ऊपर देखोगे छोटे 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 क्या है, ओर पार्टिकल यहाँ पर चिपके हुए हैं, है ना, ये फ्रोथ है। enlarged view of an air bubble showing a mineral particle attached to it, ठीक है। तो मिनरल क्या होगा, फ्रोथ के साथ ऊपर आ जाएगा, और जो गैंग पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड्स, डिटेल में तुम देखोगे, पढ़ोगे यहाँ पर, इट इज यूज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड्स। और फोमिंग एजेंट क्या होगा यहाँ पर, याद रखो, पाइन ऑयल फोमिंग एजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर तुम यहाँ पर सर्फ वगैरह नहीं डालोगे, पाइन ऑयल डालोगे। इट इज एडेड विच रेज द लाइटर और पार्टिकल टॉप इन द फॉर्म ऑफ फ्रोथ व्हाइल द हैवियर गैंग पार्टिकल सेटल डाउन। कुछ और चीज यहाँ पे यूज करता है बेटा, नंबर 1 है कलेक्टर। तो कलेक्टर क्या है, जो तुम ऑयल डालते हो उसी को कलेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ऑयल में दूसरा ऑयल भी यूज करते हैं, फैटी एसिड्स, जेंथेट्स, ये सब ऑयल है, ठीक है। कलेक्टर इनहेंस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल्स। तो नॉन वेटेबिलिटी क्या होता है, कि जो मिनरल्स है उसको वाटर वेट नहीं कर पाएगा, भिगा नहीं पाएगा, है ना। तो उसको कौन भिगाएगा बेटा, तुम देखते हो कुछ सब सरफेस के ऊपर वाटर जो है नहीं चिपक पाता है, कुछ सरफेस के ऊपर जो ऑयल है इजीली चिपक जाता है ना। तो जो ओर है, ओर का अफेक्शन ऑयल के साथ ज्यादा होता है, जबकि जो गैंग है, गैंग वाटर के साथ वेट होता है, वाटर के साथ भीग जाएगा गैंग पार्टिकल्स, ठीक है। तो अगर ओर भीग नहीं रहा है तो ओर क्या होगा, ओर वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और पाइन ऑयल के साथ ऊपर चला जाएगा, फ्रोथ के फॉर्म ऊपर आ जाएगा, जो गैंग पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो वेटेबिलिटी का मतलब समझ में आ गया, वेट, वेट से ही बना है वेटेबिलिटी। सेकंड यहाँ पर दिया गया है इंपॉर्टेंट टर्म्स, वो है फ्रोथ स्टेबलाइजर। तो फ्रोथ जो बना ऊपर, जो बबल्स बनता फूट भी जाता है इजीली, है ना बेटा। फ्रोथ बना फिर फूट गया, फिर नीचे चला जाएगा तुम्हारा और पार्टिकल्स, इसलिए जो फ्रोथ बना हुआ उसको स्टेबलाइज करना होगा। स्टेबलाइज कैसे करोगे फ्रोथ को, तो फ्रोथ स्टेबलाइजर्स दैट इज क्रिसॉल एनिलिन्स, एनिलिन और क्रिसॉल फ्रोथ स्टेबलाइजर है, स्टेबलाइजेस द फ्रोथ, द मिनरल पार्टिकल्स बिकम वेट बाय ऑयल व्हाइल द गैंग पार्टिकल बाय वाटर, ठीक है। डिप्रेसेंट्स, तो कभी कभी हमेशा डिप्रेसेंट नहीं डाला जाता है, कभी कभी डिप्रेसेंट डाला जाता है। देखो ये जो कलेक्टर और फ्रोथ स्टेबलाइजर है वो तुम हमेशा यूज करोगे, लेकिन डिप्रेसेंट कब यूज करोगे, कभी कभी क्या होता है कि एक ही ओर में, तुम्हारा एक ही ओर है, लेकिन उसमें 2 मिनरल्स है, सॉरी मैं मिनरल्स बोल रहा हूँ, एक ही मिनरल्स में 2 ओर है। जैसे यहाँ तुमने एक ओर लिया है ना, इन दिस केस एन ओर कंटेनिंग जिंक सल्फाइड एंड लेड सल्फाइड, दोनों यहाँ पर है, ठीक है। तो जिंक भी क्या है बेटा, सल्फाइड ओर है, यहाँ पर लेड का भी सल्फाइड ओर है, तो दोनों ही क्या बनाएगा, फ्रोथ बनाएगा। तो यहाँ जो फ्रोथ है, फ्रोथ में क्या होगा, जिंक सल्फाइड भी होगा और क्या होगा बेटा, लेड सल्फाइड भी होगा। लेकिन तुम्हें केवल एक सब्सटेंस चाहिए, या फिर या तो तुम्हें जिंक सल्फाइड चाहिए तो लेड सल्फाइड चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर डिप्रेसेंट डालते हैं, ठीक है। अगर दोनों सल्फाइड ओर में से कोई एक सल्फाइड ओर चाहिए, उसके लिए क्या यूज करोगे, डिप्रेसेंट। Sometimes it is possible to separate 2 sulfides ore by adjusting
proportion of oil to water or by using depressant. For example, in case of ore containing zinc sulfide and lead sulfide, the depressant used is NaCN, ठीक है, सोडियम साइनाइड. It selectively prevents zinc sulfide from coming to the froth but allows lead sulfide to come with the froth. तो समझ में आ गया हो बेटा. अगर तुम NaCN डाल दोगे, NaCN क्या करेगा? NaCN जिंक सल्फाइड को फ्रोथ नहीं बनाने देगा, ठीक है, केवल लेड सल्फाइड ही फ्रोथ बना पाएगा. तो इस मेथड से इन दोनों ओर को तुम सेपरेट कर सकते हो. तो समझ में आ गया बेटा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड सबको? जी सर. ओके, आगे चलते हैं. तो ये फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड क्लास 10th में था, लेकिन डिटेल में नहीं दिया गया था इतना सारा, तो इसको मैंने बताया डिटेल में, ठीक है. बाकी जो मेथड्स उतना डिटेल में नहीं दिया गया है. आगे चलते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन. तो अगर यार मैग्नेटिक कोई और है तो उसको नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस तरह से और सेपरेट करोगे? तो ये मैग्नेटिक रोलर है, तो जो मैग्नेटिक ओर है इस रोलर के साथ घूमकर यहाँ पर आ जाएगा, जो नॉन मैग्नेटिक ओर है यहाँ पर चला आएगा. तो यहाँ पर डिटेल दिया गया है, ठीक है. तो स्क्रीनशॉट ले लिया इसका. ले लिया सर. ओके, आगे चलो. आगे दिया गया है यहाँ पर केमिकल मेथड्स लीचिंग. अभी किसी ने पूछा था सर लीचिंग क्या होता है ना? आशुतोष. हाँ, तो यहाँ पर लीचिंग वर्ड था, लीचिंग एंड एनी अदर ऑपरेशन. देखो यहाँ पर लीचिंग आ गया है, ठीक, गाड़वाना नहीं बेटा, सब कुछ मिलेगा तुम्हें. लीचिंग. तो केमिकल मेथड्स में दो मेथड तुम्हें पढ़ना है, एक है लीचिंग और दूसरा है पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस, जिसको अदर एग्जाम्पल में लिखा गया है. तो देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, दिस इज ए केमिकल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर. ये केमिकल मेथड्स है. इसके ऊपर जो तुमने मेथड यूज किया है, क्या वो केमिकल मेथड कर सकते हो उस सबको? जैसे हाइड्रोलिक वॉशिंग, उसमें तुमने ग्रेविटी का यूज किया, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ. फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड्स में क्या किया? क्या तुमने कोई केमिकल रिएक्शन कराया? नहीं, तुमने वहां पर एयर ब्लो कराया, एयर साथ फ्रोथ बना, फ्रोथ निकल गया. तो वो भी क्या है? तुम्हारा मैकेनिकल मेथड्स है सर, ठीक है, वो तुम्हारा केमिकल मेथड्स नहीं है. तो यहाँ पर तुम केमिकल मेथड्स पढ़ोगे, ठीक है. केमिकल मेथड्स में दो मेथड्स है, लीचिंग, दूसरा है अदर एग्जांपल्स में. ओके, तो नंबर 1 लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट. तो दो मेथड है. तो लीचिंग किसके केस में यूज करो बेटा? एल्यूमिना के केस में, ठीक है. तो Al2O3 को एल्यूमिना बोलते हैं. तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा कि एल्यूमिना है, एक्चुअली क्या है बेटा, ये एल्यूमिना का ओर है, ठीक है. इसको कंसंट्रेट करना है. जो तुम्हें एल्यूमिना दिख रहा है बेटा, ये एल्यूमिना नहीं है. इसमें थोड़ा सा तुम्हें 20 या 30% एल्यूमिना दिखाई देगा, बाकी सब क्या है? बाकी सब गंदगी है, ठीक है. उस गंदगी को निकाल कर अलग करना है. तो कैसे निकालो गंदगी को? तुम्हें मालूम है कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है, मालूम है ना? मालूम है कि नहीं बेटा? तो ये जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, ठीक है. तो अब इसको क्या करते हैं, इसको एसिड से न रिएक्ट करा के यहाँ पर बेस से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जो एसिड है, एसिड दूसरे सब्सटेंस से भी रिएक्ट कर जाएगा, है ना. इसलिए यहाँ पर बेस से रिएक्ट रहता है, NaOH से रिएक्ट कराओगे. जब NaOH से रिएक्ट कराएगा तो यहाँ पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन जाएगा, ट्वाइस NaAlOH होल 4 बन जाएगा. और ये जो तुम्हारा कंपाउंड है ये सॉल्युबल होता है. ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स जो बना है ये सॉल्युबल है, ठीक है. तो ये क्या होगा, जब तुम NaOH का यहाँ पर डालोगे और को हिलाओगे, यहाँ पर उसको थोड़ा देर रख दोगे ढककर, है ना, तो जो तुम्हारा एल्यूमिना होगा, जो प्योर एल्यूमिना होगा, वो डिजॉल्व हो जाएगा. जो 70% गंदगी है, जो डस्ट पार्टिकल है, मिट्टी है, रॉक है, वो सब क्या होगा? क्या रिएक्ट करेगा? वो सब नहीं रिएक्ट करेगा. केवल जो एल्यूमिना है ना, Al2O3 होगा, केवल वही रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके डिजॉल्व हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व हो जाएगा. डिजॉल्व होने के बाद देखो, ठीक है, डिजॉल्व होने के बाद उसको तुम क्या करोगे? कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे. जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो जो इसमें बेस होगा, जो OH होल 4 है ना, बेस, ठीक है, तो बेस इस एसिडिक गैस के साथ रिएक्ट कर जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पर. तो NaSO3 मालूम बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ से अलग हो जाएगा, ठीक है. और तुम्हें क्या मिल रहा है यहाँ पर? Al2O3,
ठीक है। द सोडियम सिलिकेट रिमेन इन द सोल्यूशन एंड हाइड्रेटेड एल्यूमिना इज फिल्टर। तो अब देखो यहाँ पर क्या था, तुम्हें SiO2 भी था, यहाँ पर Al2O3 है, तो जो सिलिका जो सैंड पार्टिकल तुम्हें दिख रहा है, सैंड या मिट्टी जिसको तुम क्ले बोलते हो, क्ले यहाँ पर है, तो ये तो रिएक्ट नहीं करेगा, बाकी जो है वो यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो लिखा हुआ सोडियम सिलिकेट रिमेन इन द सोल्यूशन एंड हाइड्रेटेड एल्यूमिना इज फिल्टर्ड, ठीक है। इसको तुम फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लोगे, एंड ड्राइड हीटेड इट गिव्स प्योर Al2O3। तो इसको हीट करो, ठीक है, प्योर Al2O3 दे देगा, ठीक बेटा। तो समझ में आ गया होगा मेथड्स। आगे चलते हैं यहाँ पर अदर एग्जाम्पल में। अदर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर को कैसे प्योरीफाई करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है गोल्ड और सिल्वर, है ना। तो ये दिया गया है इन दिस मेटलर्जी ऑफ इन द मेटलर्जी ऑफ सिल्वर एंड दैट ऑफ गोल्ड। कुछ गलत लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ कॉपी करना कुछ गड़बड़ हो गया बेटा, तो सही कर लेना। द रिस्पेक्टिव मेटल्स इज लीच्ड, ये भी लीचिंग मेथड्स है, लीच्ड विद द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NaCN एंड KCl। लीचिंग मतलब रिएक्ट करना, ठीक है, डिजॉल्व कर लेना। जब सोडियम साइनाइड या फिर पोटेशियम साइनाइड को सोडियम सिल्वर या गोल्ड से रिएक्ट कराओगे तो उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। तो एक्चुअली जो गोल्ड और सिल्वर है, गोल्ड और सिल्वर क्या होता है बेटा, नेटिव फॉर्म में पाया जाता है, मतलब इसका कोई कंपाउंड नहीं मिलता है, क्योंकि ये लगभग इनर्ट मेटल है, इसका रिएक्टिविटी बहुत कम होता है गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम का, तो ये नेटिव फॉर्म में अर्थ से निकलता है। तो ये तुम्हारा मेटल हो गया, है ना। मेटल साथ और भी इम्प्योरिटी होगा, तो मेटल क्या करोगे, मेटल को साइनाइड में डिजॉल्व कर दो। जो साइनाइड तुम्हारा पोटेशियम साइनाइड, मालूम बेटा पोटेशियम साइनाइड बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होता है, इक्वल स्मेल करने की देर है यहाँ पर NaCN को, है ना। तो KCl या फिर पोटेशियम साइनाइड या फिर सोडियम साइनाइड को तुम डिजॉल्व करा दो, तो जो मेटल अब डिजॉल्व हो जाएगा, डिजॉल्व होने के बाद ये बना लेगा MCN होल ट्वाइस एक्वस, ठीक है। और जो इम्प्योरिटी डिजॉल्व नहीं होगा इसको फिल्टर करो, फिल्टर करने के बाद इसको फिर से जिंक से रिएक्ट करा दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइनाइड है, इस साइनाइड को जिंक से रिएक्ट कराओगे तो साइनाइड का यहाँ पे जो मेटल बेटा मेटल रिप्लेस हो जाएगा जिंक से, ठीक है। जो M है, M जिंक बेटा, जिंक का रिएक्टिव मेटल ज्यादा है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्टिव सीरीज में जिंक का पोजीशन गोल्ड और सिल्वर ज्यादा है, तो जिंक क्या करेगा, इसके सॉल्ट से मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ पे जो मेटल वो अलग हो जाएगा, जो गोल्ड और सिल्वर है वो अलग हो जाएगा। तो इस मेथड को भी याद करना है, ठीक है। तो ये मेथड किसके लिए यूज करोगे बेटा, नोबल मेटल्स के लिए या फिर क्वाइन एज मेटल के लिए। जनरली हम लोग गोल्ड और सिल्वर के लिए ही इस मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा रिस्क कौन लेगा लाइफ में। KCN का यूज कर रहे हो, केमिकल सोडियम साइनाइड का यूज कर रहे हो। आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ ओर, ठीक है। तो मैंने कंसंट्रेट कर लिया, तो जो कंसंट्रेटेड ओर है, कंसंट्रेटेड ओर को हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं आगे। ओके बेटा, इसके ऊपर तुम लोग समझ में आ गए, उसके ऊपर जो था। यस सर। ओके, तो आगे चलें। ऑक्सीडेशन ऑफ ओर ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा तुम लोगों को? नो सर। नो सर। ठीक है बेटा, चलते हैं। तो आगे दो मेथड्स और पढ़ना है। ऑक्सीडेशन ऑफ ओर को हम लोग दो तरह से ऑक्सीडाइज करते हैं ओर को, एक होता है रोस्टिंग, दूसरा होता है कैल्सिनेशन, ठीक है। दोनों में जो ओर है, ओर को ऑक्सीडाइज करो, ठीक है। ऑक्सीडाइज कर रहे हो, क्यों ऑक्सीडाइज कर रहे हो यहाँ? क्योंकि इसके बाद में है जब तुम ओर को रिड्यूस करोगे, ठीक है। और किसी सल्फाइड क्या होता है बेटा, मेटल सल्फाइड होगा, M मान लो मेटल की वैलेंसी 1 है, ठीक है, सल्फर वैलेंसी 2 है, तो M2S होगा या फिर M2CO3 होगा, कुछ इस टाइप का मेटल होगा। तो ये सल्फाइड है, ये कार्बोनेट है,
कार्बोनेट और सल्फाइड तुम इजीली मेटल में रिड्यूस नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए इन दोनों का ऑक्साइड बनाते हैं, एमओ टाइप का ऑक्साइड बनाओगे, ठीक है, या M2O टाइप का ऑक्साइड बनाओगे। तो सल्फाइड से क्या बनाओगे यहाँ पर ऑक्साइड, M2CO3 से भी क्या बनाओगे ऑक्साइड। तो इन दोनों का ऑक्साइड बनाना होता है, और ऑक्साइड को हम लोग इजिली मेटल में रिड्यूस कर लेते हैं। इसलिए सबसे पहले रिडक्शन से पहले हम लोग ओर को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो समझ आ गया बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ ओर। पहले हम लोग ऑक्सीडाइज क्यों करते हैं, क्योंकि ऑक्सीड मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना इजी होता है कंपेयर टू द मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट्स, ठीक है जी सर। तो रोस्टिंग देख लेते हैं। रोस्टिंग क्या होता है, यहाँ पे एक फर्नेस भी बनाया गया है नीचे, ये फर्नेस एनसीईआरटी में बना हुआ अच्छे से, तो मैंने वहीं से डायग्राम लिया है, कलरफुल डायग्राम में। बाकी जगह मुझे ब्लैक एंड व्हाइट मिल रहा था, एनसीईआरटी में काफ़ी कलरफुल डायग्राम दिया गया है, इसलिए मैंने वहीं से लिया है। तो रोस्टिंग दिया गया यहाँ पर, द ओर इज हीटेड स्ट्रांगली बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। याद रखना बेटा, जब भी हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं, रोस्टिंग करो चाहे कैल्सिनेशन, उसको हीट करोगे, बहुत ज्यादा हीट नहीं करना है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। व्हेन द ओर इज हीटेड स्ट्रांगली, स्ट्रांग तो हीट करना है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर which removes the impurity of non-metals at their volatile oxides। तो रोस्टिंग में क्या होता है, एयर की प्रेजेंस में, एयर होना जरूरी है बेटा, एयर अगर नहीं है तो रोस्टिंग नहीं होगा। तो एयर के प्रेजेंस में तुम सल्फाइड ओर को हीट करोगे बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो एयर में बेटा ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन जो सल्फर है, सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, सल्फर डाइऑक्साइड उड़ जाएगा। तो अब देखो, जो तुम्हारा सल्फाइड है, ठीक है, सल्फाइड किसमें कन्वर्ट हो गया, देखो सल्फाइड, जो सल्फाइड ओर है वो कन्वर्ट हो गया ऑक्साइड ओर में, और जो सल्फर था सल्फर डाइऑक्साइड बनकर यहाँ पर इवेपोरेट उड़ गया, इम्प्योरिटी है, ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगा। तुम्हें मेटल चाहिए, अब जो मेटल ऑक्सीडाइज हो गया, इस ऑक्सीडाइज जो मेटल ऑक्सीडाइज हो बेटा, इसको इजीली तुम रिड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ पर रिवर्बरेटरी फर्नेस का यूज किया जाता है बेटा। तो यहाँ देखोगे जो फर्नेस है, यहाँ पर चार्ज ऊपर लगा हुआ है, चार्ज मतलब जो ओर है, ओर को इस फर्नेस से यहाँ पे नीचे टपकाते हैं, ठीक है। तो नीचे यहाँ पर फर्नेस का एक हर्थ है, इसके ऊपर जो मेटल है मेटल जाएगा, और यहाँ पर होल छोटा छोटा रहता है, यहाँ पर होल दिख रहा है, यहाँ पर ब्रिक का होल बना रहेगा। तो इसको ओपन और क्लोज भी करते हो, ओपन करते हो, बाद में यहाँ पर ईट या कुछ दूसरा कवर लगाकर इसको क्लोज भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये ओपन है तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, एयर जाएगा, या फिर यहाँ पर कुछ ब्लोवर लगाकर एयर को यहाँ पर अंदर डालते हैं। तो एयर से जो ओर है रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद सल्फर से यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा डायग्राम है, इसका समझ में आ गया, यूज समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर होल क्यों बनाया हुआ है, एयर एंड ऑयल, मैग्नेसाइट, फर्नेस, चार्ज, सिलिका, ठीक है। अब इस फर्नेस को बोलते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस। आगे में पढ़ना बेटा कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन कब यूज करोगे, याद करो कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट, ठीक है। तो या फिर कार्बोनेट या हाइड्रेटेड ऑक्साइड ओर है तो उसको ये तुम कैल्सिनेशन मेथड यूज करोगे। लिखा हुआ है इन दिस मेथड ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। यानी हम लोग यहाँ पर एब्सेंस वर्ड यूज करेंगे, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पर कैल्सिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट हीट होने पर CaO और CO2 बनेगा। तो जो कार्बोनेट है वो डिकम्पोज जाएगा, CO2 बना लेगा। अगर हाइड्रेटेड ओर है जैसे Al2O3.2H2, ये हाइड्रेटेड है, यहाँ मतलब हाइड्रेटेड ऑक्साइड, ठीक है। अगर हाइड्रेटेड है तो यहाँ से जो वाटर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हाइड्रेटेड ओर से यहाँ वाटर निकल जाएगा। अगर कार्बोनेट है, कार्बोनेट से CO2, ये डोलोमाइट है CO3 यहाँ से CO2 निकल आएगा। तो अगर कार्बोनेट ओर या हाइड्रेटेड ओर है तो वहां पर कैल्सिनेशन यूज करोगे। इसके लिए जो रिवर्बरेटरी फनेल है, इस होल को क्या करोगे बेटा, इस होल को तुम्हें कवर कर देना होगा, ठीक है। यहाँ पर ईंट डालकर इसको कवर कर दोगे, तो कवर करने से एयर अंदर नहीं जाएगा, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में कैल्सिनेशन होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया बेटा सबको।
वैसे दोनों मेथड समझ आ गया बेटा? डिफरेंस क्या है दोनों मेथड में बेटा? कैल्सिनेशन कब सर करोगे और सर जब सल्फाइड और होगा रोस्टिंग तो, कब करोगे? और रोस्टिंग तो, और कार्बोनेट और होगा तो कैल्सिनेशन। कार्बोनेट या फिर हाइड्रेटेड ऑक्साइड हो, ठीक है, दोनों केस में कैल्सिनेशन। सल्फाइड के लिए तुम रोस्टिंग यूज करोगे, ठीक है। तुम इस तरह भी याद करना, रोस्टिंग मतलब क्या हुआ बेटा? इन प्रेजेंस ऑफ एयर तुम किसी भी चीज को रोस्ट करते हो। याद करो, तुम पिज्जा रोस्ट करते हो या फिर कुछ चीज, है ना, पीनट नॉनवेज पीनट वगैरह रोस्ट करते हो, तो हाँ, तो वहां पर बारबेक्यू के ऊपर रखते हो, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। चलो आगे चलते हैं यहाँ पर। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फ्री मेटल। तो इसके बाद हम लोग रिडक्शन करेंगे, जो तुम्हारा ओर ऑक्सीडाइज हो गया है, उसी ऑक्सीडाइज्ड ओर को रिड्यूस करना है, ठीक है। तो रिडक्शन के लिए अलग अलग मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पर पहला दिया गया है रिडक्शन बाय कार्बन। तो लेड ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड को कार्बन साथ रिड्यूस करोगे या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिड्यूस करोगे तो प्योर मेटल मिलेगा। यहाँ दिख रहा है मेटल, यहाँ पर मेटल तुम्हें मिल जाएगा। तो पहला मेथड हो गया रिडक्शन बाय कार्बन, और इसको बोलते हैं स्मेल्टिंग, ठीक है। तो स्मेल्टिंग क्या होता है बेटा? प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्सीडाइज्ड ऑफ ओर। जो ऑक्सीडाइज्ड ओर है उससे तुम लिक्विड मेटल पा रहे हो। यहाँ देखो मोल्टेन आयरन है, मोल्टेन आयरन मतलब लिक्विड स्टेट में मेटल है। तो जो लिक्विड मेटल तुम पा रहे हो, ठीक है, फ्रॉम इट्स ओर, विच नोन एज स्मेल्टिंग। तो ये स्मेल से नहीं बना है, स्मेल्टिंग मतलब मेल्टिंग से बना है, मेल्टिंग, ठीक बेटा। तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारे जो गैंग पार्टिकल निकल जाएंगे, है ना। देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है लाइमस्टोन और कोक ऊपर से डाल रहे हो, तो वो के साथ यहाँ पर लाइमस्टोन डालते हैं, साथ में कोक। तो कोक क्या करेगा बेटा? जो कोक है, कोक यहाँ पर बर्निंग का तुम्हारा फ्यूल काम करेगा कोक, नंबर 1। दूसरा जो कोक है रिडक्शन के काम आएगा। यहाँ पे देखो PbO प्लस सी, जिस Pb प्लस CO, तो फ्यूल और रिड्यूसिंग मटेरियल दोनों का वर्क कर रहा है कोक। दूसरा तुमने यहाँ पर लाइमस्टोन डाला। तो लाइमस्टोन क्या करता है कि जो यहाँ पर इम्प्योरिटी, मतलब सिलिका इम्प्योरिटी है, ठीक है, सिलिका। तो सिलिका क्या होता है? SiO2 होता है। तो सिलिका क्या होता है एक्चुअली? एसिडिक ऑक्साइड होता है, एसिडिक ऑक्साइड। सर तो अगर सिलिका तुमने तो यहाँ पे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है ना। सिलिका यहाँ मॉइस्चर बेटा, यहाँ इतना हाई टेम्परेचर यहाँ मॉइस्चर कैसे आएगा? यहाँ पे सिलिका बेटा ये सैंड पार्टिकल है, ठीक है। सैंड जानते हैं बेटा, मिट्टी से कुछ चीज निकालोगे वहाँ मिट्टी तो लगा ही रहेगा, उसको तुम्हें हटाना है। और जो सिलिका होता है वो एसिडिक होता है, याद रखो एसिडिक रहेगा। इसको हटाने के यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड यूज करोगे, कोक, तो यहाँ पर लाइमस्टोन। तो सिलिका लाइमस्टोन से रेड करके CaSiO3 बना लेगा। जो CaSiO3 है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा? मोल्टेन स्लैग बोलते हैं। ये इसके ऊपर तैरता रहेगा, जो तुम्हारा मेटल के ऊपर तैरता रहेगा, है ना। जो स्लैग है, जो वेस्ट है, ऊपर से यहाँ से देखो, यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। और जो तुम्हारा आयरन है नीचे रखो, जो तुम्हारा ये तुमको दिख रहा होगा, ये कौन सा कलर है ना, ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ऑरेंज कलर तुम्हारा आयरन है। ये आयरन यहाँ से निकल आएगा। जो तुम्हारा स्लैग है, ठीक है, स्लैग यहाँ से निकल आएगा। तो जो इम्प्योरिटी है यहाँ पर, बेसिक या एसिडिक इम्प्योरिटी है, उसको फ्लक्स बोलते हैं। सॉरी, ये इम्प्योरिटी है जो यहाँ पर तुमने यहाँ पर लाइमस्टोन डाला, उसको फ्लक्स बोलते हैं, फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स। तो और फिर यहाँ पे CaSiO3, गैंग भी तो इम्प्योरिटी होती है सर। गैंग तो बहुत ऊपर साफ हो गया बेटा, गैंग तो बहुत जो है ना, तो गैंग यहाँ पर तुम कॉमन टर्म ले रहे हो, एक्चुअली बहुत सारा चीज यहाँ साफ हो गया है। तो ऑक्सीडाइज होने के बाद जो बच गया है वहां पर, ऑक्सीडाइज होने के बाद जो है मेनली सिलिका या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, इस तरह कुछ इम्प्योरिटी रह जाएगा, ठीक है। तो उस एसिडिक या बेसिक इम्प्योरिटी को निकालने के तुम फ्लक्स डालते हो। तो फ्लक्स क्या होता है? CaO, ये फ्लक्स है। तो फ्लक्स को डालोगे तो यहाँ पर स्लज अलग हो जाएगा, ठीक है। जो स्लज है, तो स्लज अलग हो जाए। स्लज क्या होता है? लाइट वेट होगा, ऊपर मेटल के ऊपर तैरता रहेगा, उसको यहाँ से काट कर निकाल लेते हैं सॉलिड वेस्ट को, ठीक है। और आयरन यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आएगा बेटा फ्लक्स क्या होता है? एसिडिक और बेसिक इम्प्योरिटी को अलग करने के लिए जो मोल्टेन मेटल है
मोल्टेन मेटल से एसिडिक और बेसिक इम्प्योरिटी को अलग करने के लिए कुछ सब्सटेंस डाला जाता है ओर के साथ, ठीक है। उसी सब्सटेंस को फ्लक्स बोला गया। स्लज क्या होता है बेटा, ठीक है, फ्लक्स और एसिडिक और बेसिक इम्प्योरिटी का जो कॉम्बिनेशन होगा उसी को स्लज बोलते हैं। स्लज लाइट वेट होगा बेटा, ये मेटल के ऊपर तैरता रहता है, ठीक है। इस फर्नेस को ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं, याद है बेटा, ब्लास्ट फर्नेस, क्योंकि यहाँ पर ब्लास्ट ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन, देख रहा है यहाँ पर ब्लास्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एयर ऑक्सीजन का ब्लास्ट करते हैं। फिजिक्स साथ यहाँ पर एयर को अंदर डालोगे तो यहाँ जो टेम्परेचर देखोगे, ऊपर जो टेम्परेचर है, ठीक है, 10,070 केल्विन 12 है ना, इस तरह से टेम्परेचर, नीचे तुम देखोगे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो ये हीटेड टेम्परेचर यहाँ पर जाएगा और ऊपर टेम्परेचर यहाँ पर कम पर चला जाएगा। ये ब्लास्ट फर्नेस से स्टार्टिंग बना हुआ है, तो मालूम रहना चाहिए बेटा, ऊपर टेम्परेचर कम रहेगा, नीचे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और जो इम्प्योर मेटल यहाँ मिलता है, यहाँ पर अगर आयरन है तो उस आयरन को बोलते हैं पिग आयरन, ये है पिग आयरन। तो आयरन का मेटलर्जी थोड़ा सा देखेंगे, तो मान लीजिए पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉड आयरन क्या होता है उसको हम लोग आगे करेंगे, ठीक है बेटा। तो वो यहाँ पर है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो पहला तुम्हारा हो गया रिडक्शन बाय कार्बन, सेकंड मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम बना गया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस मेथड का यूज करते हैं। तो कोई सॉल्ट अगर दिया गया है, मान लो एल्युमिना दिया गया, ठीक है, दिस इज अप्लाइड टू एक्टिव मेटल क्लोराइड्स आर Al2O3। तो हर एक में ये मेथड यूज नहीं करोगे, या तो एल्युमिना का यूज करोगे या फिर एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल क्या होता है बेटा, एक्टिव मेटल तुम जानते हो बेटा, जो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है उसको एक्टिव मेटल बोलते हैं, उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है। एक्टिव मेटल क्लोराइड को, एक्टिव मेटल के सॉल्ट्स को, या फिर एल्युमिना के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया बेटा किस मेथड का यूज कब करोगे, तो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का यूज कब करोगे बेटा, ग्रुप 1 ग्रुप 2 मेटल या फिर एल्युमिना के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर MX दिया गया है, जब उसको तुम मेल्ट करोगे तो मेल्ट करने के बाद जो सॉल्ट है M+X- में टूट जाएगा। तुम इसका अल्टरनेट समझ रहे हो बेटा, जो कटायन कैथोड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सेट करके मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। जो कटायन है, कटायन कैथोड हो जाएगा, ठीक है। कैथोड मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर नेगेटिव चीज दिख रहा है बेटा, ये तुम्हारा ये दिख रहा है, ये तुम्हारा कैथोड्स है। तो कटायन क्या होगा, कटायन कैथोड हो जाएगा। यहाँ पर इसके जो ये वाल दिख रहा है बेटा, वाल के पास आए कटायन और यहाँ पर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। जो नीचे का लाइनिंग दिख रहा है यहाँ पर, नीचे वाला लाइनिंग, तो ये तुम्हारा मोल्टेन मेटल है। मेटल यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ से उसको अलग कर लोगे, ठीक है। आउटलेट फॉर एल्यूमिनियम या फिर अदर एम, दूसरा मेटल जो है यहाँ से निकल आएगा। साथ में मेटल देखोगे तो यहाँ पर क्या क्या चीजें ऐड किया गया है। मोल्टेन Al2O3, अगर मान लो तुम Al2O3 का तुम रिडक्शन करा रहे हो, तो Al2O3 रिडक्शन करने के लिए हम क्या करोगे, तुम Al2O3 डालोगे ही, साथ में Na3Al भी डालते हैं, देख रहे बेटा, ये सॉल्ट Na3Al। तो ये सॉल्ट क्यों डालते हैं यहाँ पर, ये भी कई बार पूछा गया है। नंबर 1 रीजन, ठीक है। तो ये सॉल्ट यहाँ पर क्यों डालते हो, नंबर 1, अगर किसी मेटल में इम्प्योरिटी मिक्स करते हो तो जो मेल्टिंग पॉइंट है क्या होगा बेटा, डिप्रेशन एंड मेल्टिंग डिक्रीज हो जाएगा, है ना। डिप्रेशन एंड मेल्टिंग पॉइंट तुमने सुना होगा, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इजीली ये लोअर टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 देखोगे तो जो एल्यूमिना है उसका कंडक्टिविटी कम होता है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर सॉल्ट डालते हो। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पर जो कटायन देखो Na3Al4, तो यहाँ पर ढेर सारे आयन ये प्रोड्यूस करेगा। तो नंबर 1 क्या होगा बेटा, टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, and number 2 to increases the conductivity, ठीक है। सर पहला पॉइंट दोबारा बताना। पहला पॉइंट देख लो बेटा, जब तुम किसी भी सब्सटेंस में, प्योर सब्सटेंस में इम्प्योरिटी ऐड करते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है ना। डिफ्रेक्शन एंड फ्रीजिंग पॉइंट तुमने पढ़ा है लिक्विड सॉल्यूशन में, यस सर, है ना। तुमने यहाँ पर एल्यूमिना लिया, एल्यूमिना तुमने इम्प्योरिटी डाल दिया, ठीक है। इम्प्योरिटी डालने पर क्या होगा, इम्प्योरिटी डालने पर इसका
मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए, क्योंकि तुमने यहाँ पर मोल्टेन एल्यूमिना लिया है, ठीक है, इसलिए ये इजीली लोअर टेम्परेचर पर ही मेल्ट हो जाएगा, तुम्हें और ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी देने की जरूरत नहीं होगा। क्योंकि अगर तुमने यहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दिया तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो तुम यहाँ मेटल तुम निकाल रहे हो, है ना, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ओके बेटा, समझ में आ गया बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ओके, यहाँ पे एक साइड में मिलता है जो हाइलाइट्स है, यहाँ जो क्लोराइड है, क्लोरीन को भी कलेक्ट किया जाता है, जो क्लोरीन यहाँ निकलेगा इसको भी यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, यहाँ कुछ लगाकर क्लोरीन को भी कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो पहला तो तुम्हारा मेटल मिल जाएगा, दूसरा जो क्लोरीन है, क्लोरीन को भी कलेक्ट किया जाता है। ऑटो रिडक्शन, ये भी कई बार पूछा गया बेटा, ऑटो रिडक्शन पहले याद रखो बेटा, ऑटो रिडक्शन किन किन मेटल के लिए यूज किया जाता है। तो ऑटो रिडक्शन मरकरी, कॉपर और लेड, इन 3 मेटल के लिए ऑटो रिडक्शन मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑटो रिडक्शन में जो सल्फाइड है, जो तुम से मरकरी सल्फाइड है या फिर कॉपर पायराइट है, CuS है या फिर SgS है या फिर PbS है, ठीक है, इसको पूरा का पूरा रोस्ट नहीं करते, इसको हाफ रोस्टिंग करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर HgS + O2, इसको तुमने हाफ रोस्ट किया, ठीक है, तो रोस्ट करने पे क्या होगा, यहाँ पर HgO बना लेगा, ठीक है, HgO बन गया यहाँ पर। अब फिर जो HgO बन गया थोड़ा सा, जो 50% HgO है वो HgS से रिएक्ट करके, देखो यहाँ पर HgO जो बना 50%, वो फिर से क्या होगा, HgO से रिएक्ट करके प्योर मेटल बना लेगा, ठीक है, इसलिए इसको ऑटो रिडक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया बेटा ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन में 50% रोस्टिंग करोगे और 50% जो रोस्टेड और है उसमें ऑटो रिडक्शन हो जाएगा। तो लेड, मरकरी और कॉपर के केस में ऑटो रिडक्शन मेथड यूज किया जाता है इन दिस सल्फाइड ऑफ, ठीक है, इसको नोट कर लो, नोट कर लिया। तो नेक्स्ट है बेटा रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल, रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल। तो जो ऊपर मेटल मिला तुम्हें, जो तुमने ऊपर मेटल निकाला, जैसे तुमने आयरन निकाल लिया, कॉपर, गोल्ड, ये सब निकाल लिया, अब उसको फिर से प्योरीफाई करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हर एक मेटल तुम प्योरीफाई करोगे, जरूरी नहीं है, हर एक मेटल को प्योरीफाई करना जरूरत नहीं है, तुम्हें ये यूज कर देखना है कि उसका यूज क्या है, ठीक है, यूजेस के हिसाब से उसको प्योरीफाई किया जाता है। मान लो तुम्हें बर्तन बनाना है स्टील का, उसमें कितना प्योरीफाई करना है वो अलग चीज है, ठीक है। तुम्हें कुछ मेडिकल इक्विपमेंट बनाना है तो वहाँ पर हाई प्योरिटी की जरूरत होती है, ठीक है। या फिर तुम्हें ब्रिज वगैरह बनाना है, वहाँ पर सरिया वगैरह निकालना है तो वहाँ पर इम्प्योरिटी कुछ और है, उसका जो परसेंटेज है कुछ और होता है। तो जरूरत के हिसाब से हम लोग मेटल को प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। तो हर एक मेटल को प्योरीफाई करना जरूरी नहीं होता है, जहाँ पर जरूरत होगा वहाँ पर हम लोग प्योरीफाई करेंगे। जो गोल्ड्स वगैरह है उसको प्योरीफाई करना ज़्यादा जरूरत होती है बेटा, कि 99% प्योर हो या 100% प्योर मेटल हो, ठीक है, इम्प्योरिटी पैसा क्यों देगा कोई। तो यहाँ पे कोई लिक्वेशन मेथड दिया गया है, ठीक है। तो लिक्वेशन मेथड, डिस्टिलेशन, इलेक्ट्रोलिसिस, वेपर फेज रिफाइनिंग, जून रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, और लास्ट है क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स। तो ये टोटल 5-6 मेथड्स हैं। इसमें से 3-4 मेथड क्लास 10th में था, बाकी यहाँ पे 1-2 मेथड एक्स्ट्रा होगा। बाकी जो लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है ये क्लास 10th में था, ठीक है। तो लिक्वेशन मेथड देख लो। इन दिस मेथड ए लो मेल्टिंग metal like tin can be made to flow on a sloping surface. In this way, it is separated from higher melting impurity. एक का मेल्टिंग पॉइंट कम हो, दूसरे का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो, इस तरह से मेटल मिक्स है, उसको हीट करो, यहाँ पर ग्रेजुअली हीट करो, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा पहले निकल आएगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा बाद निकलेगा। इसी को लिक्वेशन मेथड बोलते हैं, ठीक बेटा, समझ में आ गया लिक्वेशन मेथड। नंबर 2 जो लिक्वेशन मेथड है, लिक्वेशन मेथड, पोलिंग मेथड, ये सब टिन के लिए, टिन के साथ जो इम्प्योरिटी होता है, टिन से जनरली गोल्ड और प्लेटिनम वगैरह मिक्स होता है, तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम इन सबको प्योरीफाई करने के लिए लिक्वेशन मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। दिस मेथड, देखो डिस्टिलेशन वर्ड से ही काफी क्लियर है, डिस्टिलेशन किसका करो, लिक्विड से करोगे
ऐसा कोई मेटल जिसमें लिक्विड जो लो मेल्टिंग टेम्परेचर में मिक्स हो, ठीक है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ सच मेटल which have very low boiling point such as zinc, mercury and cadmium। तो मरकरी, जिंक, कैडमियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। इसको डिस्टिल कर लोगे, ठीक बेटा। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड तुम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं बेटा? तो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में एक उस पे इलेक्ट्रोड पे वो डिपॉजिट होने लगता है प्योर मेटल, और दूसरे में मड में इम्प्योरिटी चली जाती है एनोड मड में। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो एनोड और कैथोड दोनों ही सेम मेटल होता है, ठीक है। लेकिन एक प्योर मेटल का जो एनोड होता है, देखो यहाँ बनाए डायग्राम से समझ लो, ठीक है। मान लो तुम्हें कॉपर को प्योरीफाई करना है, ठीक है। तो जो तुम्हारा इम्प्योर मेटल है उसका तुम एनोड बनाओगे। एनोड, एनोड क्या बेटा? इम्प्योर मेटल का। और जो कैथोड है वो प्योर मेटल का पतला सा कैथोड डाल देते हैं। सल्फर डाल दो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का, और यहाँ पर बैटरी लगा दो, ठीक है। जब वोल्टेज अप्लाई करोगे तो एनोड से जो कटायन है कैथोड तरफ, जो Cu है ना, जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन से यहाँ से सोल्यूशन से Cu2+ यहाँ पर डिप्लीट होगा, और इसको भरने के लिए जो तुम्हारा एनोड है, एनोड से Cu2+ सोल्यूशन में डिजॉल्व होगा। मतलब कि जो मोटा वाला तुमने इम्प्योर मेटल डाला है वो धीमे धीमे डिजॉल्व होता चला जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, और ये पतला वाला रॉड है वो धीरे धीरे मोटा होता चला जाएगा, ठीक है। और जो इम्प्योरिटी है एनोड के नीचे डिपोजिट हो जाएगा, और इसी इम्प्योरिटी को एनोड मड बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इम्प्योरिटी है, मड मतलब कीचड़। तो जो इम्प्योरिटी है एनोड के नीचे डिपोजिट हो जाएगा, है ना बेटा। इस तरह से हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, इम्प्योरिटी फ्रॉम द ब्लिस्टर कॉपर डिपोजिट एज एनोड मड which contains antimony, selenium, tellurium, silver, gold and platinum. Recovery of these elements may meet the cost of refining. Zinc may also be refined this way. समझ में आ रहा है बेटा? क्योंकि रिफाइनिंग में तुम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हो बेटा? इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी का जो प्राइस है तुम जानते हो बहुत हाई होता है, तुम जो घर में यूज करते हो उससे ज्यादा यूज होता है। यहाँ पर इंडस्ट्री जो प्राइस देते हैं ज्यादा देते हैं, ठीक है। वहाँ पर जो प्राइस होता है उसका पर यूनिट प्राइस अलग होगा। जो हम लोग घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं डोमेस्टिक पर्पज के लिए, उसका जो प्राइस होता है अलग होता है। तो इसलिए जो प्राइस यहाँ पे जो एनोड मड निकल रहा है, इस एनोड मड में देखोगे तुम यहाँ पर कॉस्टली मेटल होता है, सेलेनियम, टेलोरियम, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। इससे ये जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है उसका जो प्राइस है रिकवर हो जाता है। रिकवरी ऑफ दीज एलिमेंट्स मे मीट द कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग, ठीक है। तो मेथड समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक्चुअली ये पूरा का पूरा मैंने इंसर्टिस लिया है, पूरा ऊपर से लेके यहाँ तक सी वाला जो है पूरा पूरा इंसर्टिंग दिया गया, ठीक है। ले लिया सर स्क्रीनशॉट। ओके, तो आगे चलते हैं। वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग क्या होता है देखोगे यहाँ पर, वेपर फेज, ठीक है सर। ये नहीं पढ़ा, ये न्यू टर्म है। हाँ, तो वेपर फेज रिफाइनिंग देख लो। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर वेपर फेज रिफाइनिंग में दो मेथड दिया गया है। पहला है वान ऑर्किल मेथड और रिफाइनिंग ऑफ जिरकोनियम और टाइटेनियम। दूसरा है मंड प्रोसेस, ठीक है। ये नाम सुनोगे तो मंड प्रोसेस फॉर रिफाइनिंग ऑफ निकेल। तो याद रखो बेटा कौन सा मेथड किसके लिए? जिरकोनियम, जिरकोनियम मतलब जेडार, टाइटेनियम मतलब टीआई, ठीक है। जिरकोनियम, टाइटेनियम, वान ऑर्किल, मंड होगा निकेल के लिए, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं रिफाइनिंग मेथड है क्या। इन दिस मेथड द मेटल इज कन्वर्टेड इनटू वोलेटाइल कंपाउंड and collected elsewhere. It is then decomposed to give pure metal. So the two requirements are: number one, the metal should form a volatile compound with an available reagent. Number two, volatile compound should be easily decomposable so that recovery is easy. Following example will illustrate this technique. Number one, Van der Kolk methods. वन ऑर्किल मेथड देख लेते हैं। बहुत आसान मेथड बेटा, ठीक है। देखोगे यहाँ पर रिएक्शन में आ जाओ। जो इम्प्योर मेथड है
तो यहाँ पर वन अल्कली मेथड में इम्प्योर मेटल को आयोडीन के साथ हीट किया जाता है। जब इसको आयोडीन के साथ हीट करोगे तो ये इम्प्योर मेटल आयोडीन के साथ एक वोलेटाइल वेपर बना लेगा। ठीक है, आयोडीन इम्प्योर मेटल के साथ, इम्प्योर मेटल में जो मेटल होगा, ऐसा नहीं पूरा पूरा जो इम्प्योरिटी सब बना लेगा, इम्प्योरिटी यहाँ यहीं रह जाएगा। और यहाँ पर मेटल है इम्प्योरिटी, तो क्या करते हैं, इस तरह से ट्यूब रहेगा यहाँ पर, यहाँ से हम लोग आयोडीन का वेपर भेजेंगे, जो आयोडीन यहाँ से जाएगा, आयोडीन क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके क्या बना लेगा, मेटल आयोडाइड बन जाएगा, मेटल आयोडाइड। ठीक है, और मेटल आयोडाइड यहाँ से निकल आया, तो अब यहाँ पर क्या रह जाए, धीमे धीमे क्या होगा, धीमे धीमे जितना भी मेटल यहाँ पर है, मेटल निकल जाएगा और केवल इम्प्योरिटी यहीं पर रह जाएगा। ठीक है, तो जो इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल से मेटल आयोडाइड बना लेगा, मेटल आयोडाइड वेपर होता है। ठीक है, तो ये इसको फ्लो कराकर दूर ले चले जाते हैं, कहीं दूसरी जगह पे ले चले जाओगे, और यहाँ पर टेम्परेचर को थोड़ा सा और बढ़ाओगे। ठीक है, और हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, जो मेटल आयोडाइड फिर से डिकम्पोज जाएगा। देखोगे जो मेटल आयोडाइड है वो प्योर मेटल और आयोडीन में डिकम्पोज हो गया। तो पहले क्या हुआ बेटा, लोअर टेम्परेचर पर आयोडीन मेटल के साथ मेटल आयोडाइड बना लिया। ठीक है, और हाई टेम्परेचर पर जो मेटल है, मेटल अलग हो गया। तो यहाँ पर देखो टाइटेनियम का एग्जांपल दिया गया है, तो जो टाइटेनियम सॉलिड है वो इम्प्योर यहाँ पर दिख रहा है ना। 523 केल्विन टेम्परेचर, 523 के लिए मतलब कि 200 या 300 के आसपास यहाँ पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इसको आयोडीन के साथ हीट करोगे तो टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड बना लेगा, TiIO4। तो ये वोलेटाइल है। ठीक है, वोलेटाइल वेपर है ये। ठीक है, वेपर, इस वेपर को अलग कर लोगे, इस वेपर को हाई टेम्परेचर पर कर देगा। टेम्परेचर कितना होगा यहाँ पर, ठीक है, 4 टाइम्स 3 या 4 टाइम्स तुमने इंक्रीज कर दिया, 1700 केल्विन टेम्परेचर हो गया अब यहाँ पर, है ना। तो जो टाइटेनियम आयोडाइड है अब ये डिकम्पोज जाएगा, टाइटेनियम अलग हो गया, आयोडीन अलग हो गया। इसको बोलते हैं वान अर्केल मेथड। तो वान अर्केल मेथड और मंड प्रोसेस दोनों एक ही है, बस मंड प्रोसेस में हम लोग दूसरे मेटल का यूज करेंगे और वान अर्केल में आयोडीन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वान अर्केल याद कर लो, लिख लो, इसको नोट कर लो। मंड प्रोसेस देखते हैं बेटा, मंड प्रोसेस में क्या है। मंड प्रोसेस में आयोडीन यहाँ हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करते हैं। ठीक है, मंड प्रोसेस फॉर रिफाइनिंग ऑफ निकल, तो बिल्कुल यही प्रोसेस है बेटा, मंड प्रोसेस। यहाँ पर जो तुम्हारा निकल है वो इम्प्योर है। ठीक है, इम्प्योर, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके निकल टेट्राफ्लोराइड बना लेगा, NiCO4। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर देखोगे लोअर टेम्परेचर है, तो ये क्या है बेटा, वोलेटाइल है। ठीक है, जब से इसको और हीट करोगे हायर टेम्परेचर पर, ये डिकम्पोज जाएगा निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो ये है मंड प्रोसेस। तो मंड प्रोसेस में निकल का प्योरिफिकेशन होता है, वान अर्केल में टाइटेनियम और जिरकोनियम का। ठीक है, केमिकल अलग अलग यूज होता है बेटा। यहाँ पर जो केमिकल है वो आयोडीन, वान अर्केल में आयोडीन, और मंड प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड यूज होता है। नोट कर लिया, नोट कर लिया बेटा? जी सर। ओके, तो अब 2 मेथड यहाँ पर रह गया, साथ में हम लोग है ना, जो तुम लोग समझ में नहीं आया थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जो ग्राफ वगैरह बना हुआ है, वो नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप कोशिश करना कि पढ़ कर आना। ठीक है, ओके सर, ओके सर। एक बार पढ़ कर आना तुम लोग, और मैं तो वही समझाने के लिए मैं समझा दूंगा यहाँ पर, समझ में ज़्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं, बहुत आसान चीज़ें हैं, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा पढ़ लेना तुम लोग, तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा, अगर ये कंप्लीट होता है पहले क्लास में, पहले कंप्लीट होता है, हम लोग स्टार्ट करेंगे GOC। ठीक है, तो GOC में जो बताया गया उसको स्टार्ट नहीं करना है, एक्चुअली उसका रिवीजन है, तो उसका रिवीजन करेंगे GOC का। ठीक है, तो जो तुम लोगों का नोट्स वगैरह GOC का तुम लोग खंगाल लेना, कहाँ पर रखे हुए हो निकाल कर, उसको एक बार तुम नजर मार लेना। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करना है बेटा, इन 2 मेथड तुम देख रहा होगा, थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, इलिंगम डायग्राम प्लस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आइसोमेरिज्म, इसको पढ़ कर आओगे। ठीक है, तो 2 होमवर्क हो गया, नंबर 1 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आइसोमेरिज्म, और ये दोनों। ठीक है, ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, तब के लिए बाय बाय। बाय सर, गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर।